Hey everyone, this is Tanisha Shekhawat and welcome back to your own channel Neat Marvels. So guys, आज हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। तो ये सेल पार्ट 2 है। सेल पार्ट 1 हमने किया था जो कि था सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जिसमें हमने पढ़ा था सेल के बारे में, ओरिजिनेट कहाँ से हुए, कौन से साइंटिस्ट ने सेल थ्योरी वगैरह दिया, कौन से ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट हैं, द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम वगैरह वगैरह। तो अगर आपको वो चैप्टर पढ़ना हो तो चेक दिस लिंक समवेयर हियर। उसके अलावा हमने जब सेल थ्योरी पढ़ा तो रुडोल्फ विर्शो ने जो लास्ट पॉइंट ऐड किया था बच्चों, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। वहां पर बातें क्लियर हुई थी कि आखिरकार जो नई सेल्स का फॉर्मेशन है वो होता कहाँ से है, सेल्स आती कहाँ से हैं। तो वो हमें बताया गया था कि जो प्रीवियस सेल्स डिवाइड हो होकर क्या देती है, हमें नई सेल्स देती हैं। नई सेल्स का ओरिजिनेट पुरानी सेल्स के डिवीजन से ही होता है। तो ये हमें सेल थ्योरी में बताया गया था। तो वही डिवीजन वाला पार्ट हम आज के इस लेक्चर में अच्छे से देखने वाले हैं कि कैसे सेल्स डिवाइड होती हैं, कौन से प्रोसेसेस के थ्रू होती हैं एंड आखिरकार क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो बिना किसी देरी के हम आज का जो सेशन है उसको स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बेसिक इंट्रोडक्शन की कि आखिरकार क्यों हमें रिक्वायरमेंट है सेल डिविजन्स की और क्या क्या चेंजेस हम एक्सपेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमें पता है कि ये रिक्वायर्ड होता है सेलुलर ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन के लिए। अब सेलुलर ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन से यहाँ पे क्या मीनिंग है? सेलुलर ग्रोथ ऑब्वियसली एक सेल से बहुत सारी सेल्स का डिविजन कर करके बहुत सारी सेल्स बना के टिश्यू का ग्रोथ, ओवरऑल बॉडी का ग्रोथ, एक बेबी से एक अडल्ट का ट्रांसफॉर्मेशन में बहुत ज्यादा एक्टिवली सेल ग्रोथ का रिक्वायरमेंट होता है, सेल डिवीजन का रिक्वायरमेंट होता है, ताकि बहुत सारे टिश्यूज बन सके और हमारे जो ऑर्गेनेलीज हैं वो लार्ज हो सके, साइज में ग्रोथ हो पाए। ओवरऑल बॉडी का साइज जो बढ़ता है वो सेल्स की एडिशन से ही होता है ना। तो वो सेल ग्रोथ की बात हो गई। बट अगर हम यहाँ पे दूसरा पॉइंट देखें जो कि है रिप्रोडक्शन, तो यहाँ पर बोला गया है कि सेल्स का रिप्रोडक्शन होता है। तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिरकार रिप्रोडक्शन क्या है। तो एक सीधा सिंपल फंडा है कि रिप्रोडक्शन और कुछ नहीं, सेलुलर डिविजन ही है, जहां पे हम एक सेल से दो प्रोजेनी बना रहे हैं, दो डॉटर सेल्स बना रहे हैं, वही हम सेल रिप्रोडक्शन बोल रहे हैं यहाँ पर। उसमें कुछ अलग नहीं हो रहा है, मतलब सेल से ही नेक्स्ट उसका जनरेशन बन रहा है, प्रोजेनी सेल्स बन रही हैं। हमारी बॉडी में कॉन्टिन्यूस सेल डिवीजन चल रहा है, तो हमारी बॉडी में कॉन्टिन्यूस सेल रिप्रोडक्शन चल रहा है, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो सेलुलर रिप्रोडक्शन क्या हो गया? सेलुलर रिप्रोडक्शन हो गया सेलुलर डिवीजन। कॉन्स्टेंटली जो सेल्स अपनी नेक्स्ट प्रोजेनी, अपनी नेक्स्ट डॉटर सेल्स बना रही हैं, एक से दो या चार सेल्स जो बन रही हैं, वही कहलाएगा हमारा सेलुलर रिप्रोडक्शन। और उसकी रिक्वायरमेंट क्यों होती है? ऑब्वियसली ओवरऑल ग्रोथ के लिए, सेल्स का नंबर बढ़ाने के लिए, ठीक है। अब उसके अलावा अगर हम बात करें कि सेलुलर डिवीजन, तो यहाँ पर इट इज अ मेथड ऑफ सेलुलर रिप्रोडक्शन, जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि सेल्स रिप्रोड्यूस डिवीजन के थ्रू ही कर रही है, नेक्स्ट प्रोजेनी उसके थ्रू ही आ रही है। उसके अलावा यहाँ पे बताया गया है कि जो न्यूली फॉर्म्ड डॉटर सेल्स हैं बच्चों, जो ऑब्वियसली एक सेल है उससे जो दो नई सेल्स बन रही हैं उसे हम डॉटर सेल्स बोल रहे हैं। और जो न्यूली फॉर्म डॉटर सेल्स हैं उनके पास फर्दर एबिलिटी होती है कि वो डिवाइड कर सकें, फर्दर नेक्स्ट प्रोजेनी ला सके। और कुछ इसी तरीके से पूरा इंटायर यूनिवर्स के सारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनका सिस्टम चल रहे हैं, क्योंकि सेल्स कॉन्टिन्यूस ग्रोथ रखती हैं अपने अंदर, और जो प्रोजेनी बनती है वो भी फर्दर कॉन्टिन्यूस ग्रोथ करती रहती है। तो यहाँ पर ये बात क्लियर हो गई कि फर्दर एबिलिटी होती है उनके पास। अब हम आते हैं सेल साइकिल पे कि सेल आखिरकार साइकिल है क्या। तो सेल साइकिल वो एंटायर प्रोसेस है जहां पर ना सिर्फ डिवीजन हो रहा है बट उसका प्रिपरेशन भी हो रहा है। और आगे चल के हम देखेंगे कि एक्चुअली में जो प्रिपरेशन वाला पार्ट है वो इतना ज्यादा इन डेप्थ होता है, इतना ज्यादा लॉन्ग ड्यूरेशन का होता है कि जो डिवीजन वाला पार्ट है वो बहुत छोटा परसेंटेज है, वेयर एज प्रिपरेशन पार्ट बहुत ज्यादा लंबा टाइम लेता है। तो वही हो गया हमारा पूरा सेल साइकिल। तो अगर आपसे बोला जाए कि सेल साइकिल क्या है और नीचे आपको दिया हो डिवीजन प्लस द प्रिपरेटरी फेज, तो आप डिवीजन टिक नहीं करके आएंगे। वो सिर्फ डिवीजन नहीं होता है, सेल साइकिल में प्रिपरेशन ऑफ डिवीजन प्लस डिवीजन दोनों आ जाता है। तो आई होप आपको सेल साइकिल अच्छे से क्लियर हो गया हो। अगर हम देखें कि सेल साइकिल ऑब्वियसली बहुत ज्यादा क्या है, असेंशियल प्रोसेस है।
हमारा जो सेलुलर डिवीजन वो एक फंडामेंटल क्वालिटी है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का। ग्रोथ के लिए बहुत सारी सेल्स का डिवीजन चाहिए, क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स कॉन्स्टेंटली इंक्रीज चाहिए हमको, और ना सिर्फ एक सेल से दो सेल करने के लिए, बट एक सेल का भी तो ऑब्वियसली कभी डेथ होना है। तो जो इंजरी में या फिर सेल डेथ की वजह से सेल्स मर जाती हैं, तो उनको रिप्लेस करने के लिए भी जो नई सेल्स की रिक्वायरमेंट होती है वो भी डिवीजन से ही आती है। उसके अलावा हम बात करें बच्चों कि जो सेल साइकिल है उसमें कौन से फंडामेंटल प्रोसेसेस हम इंक्लूड करेंगे, तो ऑब्वियसली यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन तो होगा ही। ऑब्वियसली एक सेल है, उससे हम दो बना रहे हैं, तो उसको दो अलग अलग सेट ऑफ डीएनए, दैट इज अलग अलग सेट ऑफ क्रोमोसोम्स भी तो लगेंगे। तो यहाँ पर डीएनए रेप्लिकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। उसके अलावा सेल ग्रोथ हो रहा होगा। अब यहाँ पर जिस सेल ग्रोथ की हम बात कर रहे हैं वो है ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म का जो क्वांटिटी है वो बढ़ेगा, ऑर्गेनेल्स के जो नंबर है वो बढ़ेंगे। ऑब्वियसली एक सेल से दो बन रही है और जितने नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एक सेल में है, अब दो सेल्स में जाने हैं तो नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया बढ़ेंगे, नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट इन केस ऑफ प्लांट सेल्स बढ़ेंगे, गोल्जी अपैरेटस, ईआर, सबका जो ऑर्गेनेल्स हैं वो डिवाइड होकर बढ़ेंगे इन नंबर, ताकि प्रोजेनी डॉटर सेल्स को एक एक सेट दिया जा सके। ठीक है, तो वहां पे इस सेल ग्रोथ का फंक्शन प्ले होता है, और ये सब एक सीक्वेंस्ड मैनर में होता है, और इसी सीक्वेंस्ड मैनर वाले हम जो इवेंट्स हैं उसको सेल साइकिल बोलते हैं। जो ऐसे ही रैंडमली कभी भी डिवीजन, कभी भी ग्रोथ इन ऑर्गेनेल्स, कभी भी ग्रोथ इन साइटोप्लाज्म नहीं हो जाएगा, एक सिस्टमिक मैनर में होगा। पहले ग्रोथ इन साइटोप्लाज्म, डीएनए रेप्लिकेशन, ग्रोथ इन ऑर्गेनेल्स, फिर डिवीजन। तो ऐसे एक सिस्टमिक मैनर में सीक्वेंस वाइज चीजें होती हैं। अब अगर हम आगे बात करें बच्चों कि यहाँ पर फर्दर जो सेल बनी वो स्प्लिट कर जाएगी दो ऑफस्प्रिंग्स में। अब यहाँ पर ऑफस्प्रिंग कुछ भी नहीं है बच्चे, एक सेल से जो दो सेल डॉटर सेल्स बन रही है उसे ही दो ऑफस्प्रिंग सेल्स बोल रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर बताया गया है कि जो साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ है वो कंटिन्यूअस हो रही होती है। तो कोई भी एक्टिव सेल में जो चाहे एक्टिवली डिवाइड कर रही हो उसमें कॉन्टिन्यूअसली साइटोप्लाज्म का क्वांटिटी बढ़ रहा है, साइटोप्लाज्म का ग्रोथ हो रहा है। बट यहाँ पर फंडा का किसका आता है? फंडा आता है डीएनए का। हम देखेंगे आगे चल के कि एक स्पेसिफिक स्टेज ही होगा, एक स्पेसिफिक स्टेज ऑफ सेल साइकिल जहां पर डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा हो। जो डीएनए सिंथेसिस है वो कॉन्स्टेंटली हमेशा नहीं हो रहा है, सिर्फ एक स्टेज पे हो रहा होता है, जिसे हम आगे जाकर एस फेज, दैट इज सिंथेसिस फेज के नाम से जानेंगे। आई होप ये वाला पार्ट क्लियर है। अब अगर हम फेजेस ऑफ सेल साइकिल पे आ जाएं कि आखिरकार कौन से फेज हैं, तो यहाँ पर हमें पता है कि अगर एवरेज ड्यूरेशन की सबसे पहले बात करें तो ये वाला पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखने को। आपको सीधा क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से। तो हमारे अगर ह्यूमन सेल्स की बात करें तो ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल अबाउट 24 आवर्स होता है। तो 24 घंटे में एक सेल का क्या होता है? प्रिपरेशन प्लस डिविजन। तो एंटायर सेल साइकिल 24 घंटे लेगी, वेयर एज जो यीस्ट है उसमें 90 मिनट लिया जाता है बस। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यीस्ट कितनी जल्दी ग्रो कर सकता है एज कंपेयर टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि हम, मतलब हायर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ह्यूमंस वगैरह, मैमल्स वगैरह। अब अगर हम बात करें कि कौन से मेजर फेजेस होते हैं, तो सबसे पहले आता है बच्चों इंटरफेज, जो हम इतनी देर से बात कर रहे हैं कि प्रिपरेशन ऑफ डिवीजन होगा, प्रिपरेशन ऑफ डिवीजन होगा, वो प्रिपरेशन ऑफ डिवीजन ही ये इंटरफेज होता है। तो इंटर मतलब हमें भी पता है किसी भी दो इवेंट्स, दो चीजों के बीच वाला जो टाइम पीरियड है, वो टाइम पीरियड भी हो सकता है या कुछ भी हो सकता है। इंटर मतलब दो चीजों के बीच में कुछ। यहाँ पर दो लगातार जो माइटोसिस है या मेयोसिस है, दैट इज डिवीजन फेज है, उनके बीच में जो फेज होगा जहां पर प्रिपरेशन होगा फॉर द नेक्स्ट डिवीजन, उसे हम इंटरफेज बोल रहे होंगे। तो अगर हमें एक माइटोसिस है, दैट इज एक सेल है, वो डिवाइड होकर दो बना रही है, तो यहाँ पर मेयोसिस 1 हुआ। अब उसने दो सेल्स जो बना लिए हैं, वो दो सेल्स बच्चों इंटरफेज में चले जाएंगे। तो इंटरफेज बीच वाला स्टेज हो गया, इंटरफेज में जाकर वो प्रिपेयर होंगे फॉर नेक्स्ट डिवीजन। अब हर एक सेल, दो सेल थी, वो फर्दर दो और बना लेंगे। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 4 सेल्स आ जाएंगी। क्यों? क्योंकि कॉन्स्टेंटली हमने दो माइटोसिस यहाँ पर किए हैं और दो माइटोसिस के बीच में आया एक इंटरफेज। तो यहाँ पर हो गया हमारा इंटरफेज क्लियर। अब अगर हम इंटरफेज को इन डिस्क्रिप्शन देखें, कि डिटेल में देखें, तो बच्चों यहाँ पे बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन का होता है। ऑब्वियसली हम देखेंगे कि अगर हमारा जो 24 आवर साइकिल है ह्यूमंस में, एक सेल साइकिल, तो यहाँ पर 24 में 23 आवर्स कॉन्स्टेंटली क्या चलता रहेगा? इंटरफेज चलता रहेगा। सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे हमारा जो डिविजन वाला फेज है, माइटोसिस, वो होगा।
तो अगर हम बात करें लॉन्ग है, ऑब्वियसली अनडिवाइडिंग, मतलब कोई भी डिविजन यहाँ पर नहीं हो रहा है। एक सेल है तो एक ही पड़ी है, यहाँ से दो नहीं हो जाएंगी जब तक माइटोसिस या मियोसिस नहीं आए। यहाँ पर ऑब्वियसली बिटवीन टू सक्सेसिव एम फेजेस के बीच में होगा, दो माइटोसिस वाले फेज के बीच में, या फिर दो अलग अलग मियोसिस, नॉट एक ही मियोसिस के दो पार्ट, दो अलग अलग मियोसिस के बीच में जो फेज आएगा उसे इंटरफेज बोलेंगे। जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, ड्यूरेशन अबाउट 95% ऑफ 24 साइकिल हो जाएगा। तो ऑब्वियसली 23 घंटे यहाँ पर इसने ले लिए हैं इंटरफेज ने, और सिर्फ हमारा 1 घंटा छोड़ दिया है फॉर द एम फेज। तो एम फेज 1 घंटे का होगा, इंटरफेज हमारा 23 घंटे का होगा। और अबाउट यहाँ पे जैसे कि मेंशन कर दिया, परसेंटेज की फॉर्म में भी दे दिया है, तो कंफ्यूज नहीं होना है अगर एग्जाम में इस फॉर्म में आ जाए। तो ये वाला पार्ट आई होप आपको क्लियर था कि यहाँ पर हमने एक इंट्रोडक्शन देख लिया है और इंटरफेस के बारे में भी देख लिया है। अब हम मूव ऑन करते हैं बच्चों नेक्स्ट पार्ट पे। अब यहाँ पर हम एक्चुअल डिवीजन वाले फेज पे आ जाते हैं जो है हमारा एम फेज। तो यहाँ पर हम, अगर आप देख पा रहे हो, हम माइटोसिस की बात कर रहे हैं यहाँ पर सबसे पहले। तो यहाँ पर एम फेज की अगर बात करें, ओके, यहाँ पे एक गलती हुई है बच्चों, ठीक है, इसको करेक्ट कर ले पहले। ये एम फेज नहीं है, ये है हमारा क्या बोलते हैं, इंटरफेज। तो दिस इज एक्चुअली इंटरफेस। ये आपको नोट्स में करेक्ट होकर आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर आप ये करेक्शन कर लेना। तो यहाँ पर हम क्या किसकी बात कर रहे हैं, हम यहाँ पर इंटरफेस की बात कर रहे हैं। इंटरफेस के डिफरेंट पार्ट्स को हम डिस्कस यहाँ पर करेंगे, ठीक है। तो अगर हम बात करें एक साइकिल की फॉर्म में सबसे पहले, तो यहाँ पे हमारा स्टार्ट हो रहा है इंटरफेस। तो आप देख पा रहे हैं कुछ इस तरीके से हमारा इंटरफेस जा रहा है, वेयर हमारा जो माइटोसिस है वो सिर्फ और सिर्फ इतना सा है। तो आप देख पा रहे होंगे ड्यूरेशन में कितना ज्यादा फर्क है, ऑलमोस्ट 95% हमारा इंटरफेज और हमारा अलग 1 घंटा 5% अबाउट क्या ले रहा है, एम फेज ले रहा है। तो अलग अलग पार्ट्स, क्योंकि हमारा जो इंटरफेज है वो सीधा का सीधा नहीं है, वो भी फर्दर डिवाइडेड है इनटू मैनी फेजेस। तो हम एक एक करके उन फेजेस को डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा गैप 1 या फिर G1 फेज। तो यहाँ पे सबसे पहला गैप आ रहा है। तो अगर हम इसका बात करें कि इसमें आखिरकार क्या होता है यूजुअली, तो गैप 1 फेज में क्या होगा, सेल यहाँ पे ऑब्वियसली मेटाबॉलिकली एक्टिव होगा। मेटाबॉलिज्म यहाँ पर हमारा सेल दिखा रहा होगा। उसके अलावा काफी ज्यादा प्रिपरेटरी फेज, जैसे कि हमने बोला, तो काफी सारी प्रिपरेशंस होंगी। किसके लिए, एक तो इस एस फेज के लिए भी, और जो बाद में जाकर माइटोसिस वाला एम फेज आना है उसके लिए भी। तो अगर एस फेज की प्रिपरेशन की बात करें तो हमें पता है एस फेज में क्या होना है, डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है। और डीएनए रेप्लिकेशन होना है अगर, तो उसको बहुत ज्यादा सारे एंजाइम्स का रिक्वायरमेंट होगा। जैसे कि हमें पता है पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज वगैरह रेप्लिकेशन कराते हैं। और वो क्या है, वो है अल्टीमेटली प्रोटीन्स। और प्रोटीन्स कहाँ से आते हैं, वो जो प्रोटीन्स आते हैं आरएनए से, जो कि हमारे डीएनए से आता है। तो ये सारा फेज, ये सारा प्रोग्रामिंग, डीएनए से आरएनए बनाना, वहां से प्रोटीन बनाना, वो प्रोटीन हमारा एज एंजाइम वर्क करना, एज डीएनए पॉलीमरेज वर्क करना। और ऐसे ही सिर्फ डीएनए पॉलीमरेज बट बहुत सारे एंजाइम्स का मैन्युफैक्चर यहाँ पे G1 फेज में हो जाएगा, ताकि एस फेज जहां पे डीएनए रेप्लिकेशन होना है बाद में, उसके लिए हमारा सेल रेडी रहे। तो यहाँ पर G1 फेज में सेल में कॉन्टिन्यूअस ऑब्वियसली ग्रोथ हो रहा होगा, ये यहाँ पे मेटाबॉलिज्म भी हो रहा होगा, कोई भी डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होगा। और ये इंटरवल है बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। तो सबसे पहले हमें पता है एक पिछला माइटोसिस हुआ था, तो उस माइटोसिस की यहाँ पर बात हो रही है। जो पिछला माइटोसिस हुआ था सेल का, और अगला जो माइटोसिस है उसके लिए जो डीएनए चाहिए, उसकी जो रेप्लिकेशन है, उसके बीच का ये फेज है। तो यहाँ पर ये कंफ्यूजन नहीं रख लेना है आपको कि अगर ये माइटोसिस मेरा यहाँ पर है, तो यहाँ पर मेरा जो G1 फेज है, हम तो इस साइड मूव करेंगे। तो आखिरकार ये हो क्या रहा है, तो यहाँ पे पिछला माइटोसिस है, अगला माइटोसिस की बात नहीं हो रही है। तो एक बार सेल डिवाइड कर चुका है, फिर वो एंटर करेगा G1 फेज में दोबारा वाले साइकिल के लिए। तो ये दूसरा साइकिल का बात आ गया। तो यहाँ पर एक माइटोसिस, पिछले माइटोसिस और अगले माइटोसिस के डीएनए रेप्लिकेशन के बीच का फेज क्या हो गया, G1 फेज। जैसे कि हमने डिस्कस किया, इसमें बहुत सारे आरएनए, प्रोटीन मैन्युफैक्चर, मेजर जो ऑर्गेनेलीज हैं, जैसे कि हमने डिस्कस किया कि ऑब्वियसली एक सेल है, उसको 2 बनानी है अब, तो उसको कॉपीज ऑफ ऑर्गेनेलीज भी चाहिए होगा। तो मेजर ऑर्गेनेलीज यहीं पे बन जाती हैं ऑलमोस्ट सारी। एक आधी जो हम स्पेसिफिक देखेंगे वो G2 के लिए बचती हैं। तो यहाँ पर मेजर ऑर्गेनेलीज का जो है वो भी फॉर्मेशन हो जाता है। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट फेज जो कि हमारा सिंथेसिस, दैट इज एस फेज। तो अगर एस फेज की बात कर लेते हैं बच्चों, तो यहाँ पर जो मेजर डीएनए सिंथेसिस है वो हो जाएगा। डीएनए रेप्लिकेशन यहाँ पर हो रहा होगा।
तो जब हम बात करते हैं एक डिप्लॉइड सेल की, 2n दैट इज वो डिप्लॉइड है। अगर हम उसमें बात करें कि डीएनए के कितने कॉपीज प्रेजेंट हैं, तो डीएनए के कॉपीज प्रेजेंट होते हैं बच्चे 2, तो यहाँ पे हमारी 2c सेल्स हो जाती हैं। तो यहाँ पर डीएनए रेप्लिकेट कर कर एक और कॉपी बना रहा है ताकि इक्वल नंबर ऑफ डीएनए कंटेंट दिया जा सके दोनों डॉटर सेल्स को फर्दर। तो यहाँ पर डीएनए अपना रेप्लिकेशन करके अमाउंट बढ़ा रहा है, तो यहाँ पर डीएनए का अमाउंट बढ़ जाएगा विद द हेल्प ऑफ रेप्लिकेशन। तो यहाँ पे जैसे कि हमने बात की डिप्लॉइड सेल 2c होगा वो 4c हो जाएगा, बट यहाँ पे डिप्लॉइड सेल दैट इज 2n 4n नहीं हो जाएगा। नंबर ऑफ क्रोमोसोम अगर 23 है तो 23 का 23 ही रहना है, बस अमाउंट ऑफ डीएनए जो है वो डबल हो जाएगा ताकि इक्वल दोनों डॉटर सेल्स को दे सके हम। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात क्लियर कर लेनी है, ये 2c से 4c हो रहा है बट 2n से 4n नहीं हो रहा है, 2n से 2n ही रहेगा। नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम है, डीएनए का कंटेंट ज्यादा है। ये बात आई होप आपको क्लियर हो रही होगी। अगर आपको एग्जांपल दूं कि जैसे हमारे पास 2 पोटैटो चिप्स के पैकेट्स हैं, अब मेरे पास था लेट्स से 100 ग्राम के पोटैटो चिप्स, तो यहाँ पर हमने 200 ग्राम के 2 पोटैटो चिप्स के पैकेट कर दिए हैं। यहाँ पर हमने 4 पैकेट्स नहीं ले आए हैं, तो यहाँ पर बस क्वांटिटी बढ़ गई है, नंबर सेम है। ठीक है, अब हम यहाँ पर आ जाते हैं कि यहाँ पर ऑब्वियसली नो चेंज इन क्रोमोसोम नंबर सेम रहेगा। सेल डिप्लॉइड है तो डिप्लॉइड का डिप्लॉइड ही रहेगा। उसके बाद हम बात करते हैं कि एनिमल सेल्स हैं स्पेसिफिकली, उनमें बहुत कम क्या होता है कि हैप्लॉइड सेल्स में माइटोसिस हो रहा हो। तो माइटोसिस फिर आखिरकार होता क्या है? माइटोसिस जैसे कि बच्चों हमने देखा मेजरली डिप्लॉइड सेल्स में होता है। एक आधा एक्सेप्शन ही है जहां पर आपको हैप्लॉइड सेल्स दैट इज 1n सेल्स में, n सेल्स जिन्हें हम खाली बोलते हैं, उनमें आपको माइटोसिस दिख रहा हो। माइटोसिस मेजरली कहाँ पे दिखेगा? 2n सेल्स में। एंड कहाँ दैट इज हैप्लॉइड सेल्स में कहाँ पे दिखेगा? हैप्लॉइड सेल्स के में देखने के लिए आपको याद करना होगा, जब लोअर क्लासेस में हमने पढ़ा था बी के बारे में, जब हमने बी रिप्रोडक्शन देखा, हनी बी रिप्रोडक्शन, तो हमने देखा था कि वहां पर जो मेल्स हैं, ड्रोन्स हैं, वो क्या है? वो हैप्लॉइड हैं। कोई भी मेल बी के केस में डिप्लॉइड नहीं था, हैप्लॉइड ही था। अब उसको चाहे खुद का ग्रोथ हो, सेलुलर ग्रोथ चाहिए, या फिर गमीट फॉर्मेशन के टाइम पे क्या करना हो, गमीट्स बनाने हो, तो ऑब्वियसली एन है तो एन से एन ही जाएगा, तो उसके लिए माइटोसिस ही लगेगा ना, मियोसिस तो नहीं होगा। एन से एन दैट इज इक्वेशनल डिवीजन के लिए माइटोसिस ही रिक्वायर्ड होगा। एंड सेलुलर ग्रोथ के लिए जो बॉडी के फंक्शंस हैं उसमें जो सेलुलर ग्रोथ है उसके लिए भी एन दैट इज माइटोसिस से ही एन से एन रहेगा। तो यहाँ पर मेल हनी बीज का जो हम एग्जाम्पल लेंगे उसमें एनिमल्स के केस में हैप्लॉइड सेल्स में माइटोसिस होता है, अदरवाइज मोस्टली डिप्लॉइड सेल्स में हमारा माइटोसिस होगा। तो हमने यहाँ पर देख लिया है जो एनिमल सेल्स हैं बच्चों, उनमें मेजरली कहाँ पे होगा? डिप्लॉइड सेल्स में। जस्ट 1 एक्सेप्शन है जहां पे हमने देखा मेल हनी बीज के केस में कि हैप्लॉइड सेल्स में हो रहा होगा। अब जो एनिमल सेल्स हैं बच्चे, यहाँ पर इस वाले फेज में डीएनए रेप्लिकेशन होगा ऑब्वियसली, एंड उसके अलावा सेंट्रियोल डुप्लीकेशन भी हो जाएगा। तो अगर सेल में एक सेंट्रियोल प्रेजेंट है तो 2 बनने लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि बाद में हमको रिक्वायरमेंट होगा ना 2 डॉटर सेल्स में एक एक ईच भेजने के लिए। अब यहाँ पे मेंशन हमने एनिमल सेल्स स्पेसिफिकली क्यों किया? क्योंकि ऑब्वियसली प्लांट सेल्स में सेंट्रियोल्स हमारे एब्सेंट होते हैं, वहां पर हमारे सेंट्रियोल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो आपको ये बात याद रखनी है ताकि आप एग्जाम में कुछ भी गलत नहीं करके आ सके। एनिमल सेल्स में सेंट्रियोल डुप्लीकेशन भी हो जाएगा, डीएनए रेप्लिकेशन भी हो जाएगा, प्लांट सेल्स में सिर्फ डीएनए रेप्लिकेशन होगा। अब हम आते हैं गैप 2 दैट इज G2 फेज पे। अब G2 फेज में क्या क्या होगा? G2 फेज भी क्या हो गया? एक और प्रिपरेटरी फेज हो गया। तो ऑब्वियसली इसमें भी क्या होगा? प्री माइटोटिक फेज होगा। तो अब माइटोसिस में हमें जितने भी फर्दर एंजाइम्स वगैरह लगेंगे उन सब का यहाँ पर सिंथेसिस वगैरह होगा, आरएनए प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा होगा, और दो स्पेशल ऑर्गेनेलीज दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया, एंड प्लांट्स के केस में क्लोरोप्लास्ट का यहाँ पर सिंथेसिस दैट इज डुप्लीकेशन हो रहा होगा ताकि ईच डॉटर सेल्स को इक्वल माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट दिए जा सके। यहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस जैसे कि हमने देखा, सेल ग्रोथ दैट इज साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ भी होगा, और जैसे कि हमने डिस्कस किया माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट भी यहीं पे आकर डुप्लीकेट करेंगे। अब अगर हम बात करें कुछ स्पेशल सेल्स की, जैसे कि हार्ट सेल्स बच्चों वो डिवाइड नहीं करती हैं, तो ये बात मल्टीपल स्टार्स लगाकर अपने नोट्स में लिख लेना, आपको आराम से इस पे क्वेश्चन आ सकता है। उसके अलावा जो लिवर सेल्स हैं वो बहुत ओकेजनली डिवाइड करेंगे। क्यों? अगर इंजरी हो गया या फिर सेल डेथ हो गया तो सेल्स की कमी हुई, तो उनको रिप्लेस करने के लिए जो सेल्स इंजरी या फिर डेथ की वजह से हटाई गई बॉडी से, उनको रिप्लेस करने के लिए ही यहाँ पर डिवीजन होगा
लॉस्ट सेल्स को रिप्लेस करने के लिए, अदरवाइज लिवर सेल्स में भी डिवीजन नहीं होगा। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि ओकेजनली हो रहा है लिवर सेल्स में, और हार्ट सेल्स में बिल्कुल भी डिवीजन नहीं हो रहा है। ठीक है, अब हम आते हैं कि जो हार्ट सेल्स हैं और लिवर सेल्स हैं, अगर डिवाइड नहीं कर रही होती है तो वो उसका इस साइकिल में क्या होता है। अब उनका इस साइकिल में क्या होता है कि वो जैसे यहाँ पर आती है जीवन फेज पे, तो इंस्टेड ऑफ गोइंग फर्दर इन एक और अलग साइकिल में वो बाहर निकल जाती है, और बाहर निकल जाती है कौन से फेज में, वो निकल जाती है जी नोट फेज में, जिसे हम क्वेसेंट फेज भी बोल रहे हैं, रेस्टिंग फेज भी बोल रहे हैं। अब इस फेज का क्या हमारा सिग्निफिकेंस है कि ये सेल साइकिल में G1 पे ही ऑब्वियसली निकल गई और क्वेसेंट फेज या फिर जी नोट फेज में एंटर कर गई। अब ये रेस्टिंग स्टेज मेटाबॉलिकली तो एक्टिव होगा, मेटाबॉलिज्म में कोई कमी नहीं आ रही है, इसके मेटाबॉलिज्म बढ़िया चल रहा है, बट यहाँ पर डिविजन नहीं हो रहा होगा। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है, नीट 21 के पेपर में, 20 के पेपर में और 19 तीनों साल आपको आया, तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेसेंट फेज दैट इज रेस्टिंग फेज या फिर हम बोल रहे हैं जी नोट फेज, उसके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। और क्या लाइन एग्जैक्टली पता होनी चाहिए, सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव बट इज नॉट डिवाइडिंग। तो ये लाइन आप एक अच्छे से अपने फिंगर टिप्स पे रख लो। तो यहाँ पर मेटाबॉलिकली एक्टिव होगी बट नॉट प्रोलिफरेटिंग। अब प्रोलिफरेटिंग एंड डिविजन सेम ही चीज है, मतलब एक सेल से 2 सेल बनना या 4 सेल बनना। ठीक है, अब हम आ जाते हैं एनिमल्स के केस में, जैसे कि हमने डिस्कस किया ये वाली बात ऑलरेडी, माइटोसिस डिप्लॉइड सेल्स में हमको डिप्लॉइड सोमैटिक सेल्स में स्पेसिफिकली दिख रहा है। अब डिप्लॉइड सोमैटिक सेल्स क्या है, जैसे कि हमें पता है हमारी आईज, उसकी सेल्स, हमारे हाथ, उसके सेल्स क्या है, सोमैटिक सेल्स हैं। वेयर एज जो हमारे गोनाड्स वगैरह होंगे उसके सेल्स गमीट फॉर्मेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं, और उन सेल्स में मियोसिस होता है ताकि गमीट बनाए जा सके। ठीक है, तो इसलिए ये डिफरेंस है हमारे सोमैटिक सेल्स का, और इन सोमैटिक सेल्स में हमारे क्या हो रहे होंगे, यहाँ पर हमारे माइटोसिस हो रहे होंगे। बट जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, माइटोसिस में एक्सेप्शन एक है जहां पर हेप्लॉइड में हो रहा होगा, वो है मेल हनी बीज। ओके, अब हम आते हैं प्लांट्स में। अब प्लांट्स के केस में माइटोसिस हेप्लॉइड और डिप्लॉइड दोनों सेल्स में पाया जाता है। तो हमने ये सेल साइकिल का इंटरफेस अच्छे से डिस्कस कर लिया है। आई होप आपको ये पूरा पार्ट क्लियर था, क्योंकि अब थोड़ा सा जो कॉन्सेप्चुअली हेवी पार्ट है दैट इज हमारा माइटोसिस एक्चुअल डिवीजन पार्ट एंड मियोसिस, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो हमने जैसे कि सेल साइकिल भी देखा कि जी अगर हम अभी सिर्फ इतने पोर्शन पे फोकस करो, क्योंकि हमने पढ़ा ही इतना है अभी। ये था हमारा पूरा इंटरफेस, जिसमें जीवन फेज था। जैसे ही सेल माइटोसिस से हट के आई कोई, वो जीवन फेज में एंटर कर रही थी। अब जीवन फेज में एंटर कर रही थी, कुछ प्रिपरेशंस हो रही थी वहां पर, कुछ प्रोटीन आरएनए सिंथेसिस, ऑर्गेनली सिंथेसिस हो रहा था। फिर वो एंटर हुई एस फेज में, जहां पर डीएनए रेप्लिकेशन हुआ ताकि इक्वल कॉपीज दिए जा सके प्रोजेनी सेल्स को। 2C से 4C हो गया। अब यहाँ पर सेंट्रियोल्स भी रेप्लिकेट हुए इन केस ऑफ एनिमल्स। अब आए हम G2 फेज पे, जहां पर माइटोकॉन्ड्रिया और हमने डिस्कस किया क्लोरोप्लास्ट बने, कुछ और आरएनए और प्रोटीन्स वगैरह बने, एंजाइम्स बने, और साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ ऑब्वियसली हुई। तो ये था हमारा टोटल इंटरफेज इन 30 सेकेंड्स। अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, जो कि है हमारा M फेज, जो एक्चुअल डिवीजन वाला फेज है। यहाँ पर हमारी सेल्स एक्चुअल में डिवाइड होंगी, सारी प्रिपरेशन हो गई। तो यही वो 1 घंटे वाला प्रोसेस है जिसके लिए 23 घंटे हमारी ह्यूमन बॉडी प्रिपरेशन करती है। तो अब अगर हम इसकी बात करें बच्चों, यहाँ पर ऑब्वियसली एक्चुअल सेल डिवीजन होगा। यहाँ पर सबसे पहले अब इसको हम डिवाइड करने की कोशिश करें कि मेजर मोटा मोटा कौन से 2 पार्ट में सारा जो हमारा डिवीजन का प्रोसेस है वो होता है। तो हमें पता है मेजर कंपोनेंट्स ऑफ अ सेल साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस, और वो दोनों अलग अलग फेजेस में डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो न्यूक्लियस है एक, वो डिवाइड हो जाएगा इनटू 2 डॉटर न्यूक्लियाई। फिर उसके बाहर वाला साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा और उससे 2 सेल्स बनेंगी। ठीक है, तो सबसे पहले ऑब्वियसली डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस होगा एंड देन सेपरेशन ऑफ डॉटर क्रोमोसोम्स होगा। तो यहाँ पर डॉटर क्रोमोसोम्स का जो सेपरेशन है वो न्यूक्लियस 2 अलग अलग बना देगा। उस प्रोसेस को बोल रहे हैं हम बच्चों कैरियोकाइनेसिस। हमें पता है कैरियोन मतलब न्यूक्लियस, काइनेसिस मतलब डिवीजन। तो कैरियोकाइनेसिस होगा जहां पर न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा है, दैट इज क्रोमोसोम, दैट इज जेनेटिक मटेरियल का डिवीजन हो रहा है। ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें दूसरे फेज की, जो कि है साइटोकाइनेसिस,
वो होगा साइटोप्लाज्मिक डिवीजन के लिए रेस्पॉन्सिबल। तो जहां पे एक बार 2 न्यूक्लियस बन गए, फिर उसके बाहर साइटोप्लाज्म भी अलग हो जाएगा और उसको हम बोल देंगे साइटोकाइनेसिस। अब ये जो फेज है माइटोटिक फेज, मोस्ट ड्रामेटिक फेज है। अब हमारी एनसीईआरटी इसको मोस्ट ड्रामेटिक फेज क्यों बोल रही है? क्योंकि जितने भी ऑर्गेनलीज, जितना भी कंपोनेंट्स प्रेजेंट है हमारे सेल के, एकदम उथल पुथल हो जाते हैं सब कुछ। तो ऑलमोस्ट हर चीजें चेंज होती हैं। क्रोमेटिन कंडेंसेशन, उसके अलावा हमारा जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है उसका टूटना, न्यूक्लियस का गायब होना, तो सारे के सारे कंपोनेंट्स इससे अफेक्ट होते हैं। इसलिए बहुत ही ज्यादा सेल में ऐसे तहलका मच जाता है। इस वजह से हम इसको क्या बोल रहे हैं? इस वजह से हम इसको मोस्ट ड्रामेटिक फेज बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि मेजर रीऑर्गेनाइजेशन, इधर उधर हो जाना सबके सब सेल कंपोनेंट्स का यहाँ पर होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स की, तो यहाँ पे वो पेरेंट्स एंड प्रोजेनी दोनों में सेम रहेगा। इसी वजह से हम इसको क्या बोल देंगे? इसी वजह से हम इसको इक्वेशनल डिवीजन बोल देंगे। किसको बच्चों? माइटोसिस को। तो माइटोसिस में पेरेंट अगर 2n है तो प्रोजेनी सेल्स भी 2n रहने वाली हैं। दैट इज डिप्लॉइड सेल से डिप्लॉइड सेल्स ही बनने वाली हैं। इसी वजह से हम इसको इक्वेशनल डिवीजन बोल रहे हैं। अब इसमें फर्दर कुछ पार्ट्स होते हैं, फेजेस होते हैं, फेजेस में डिवाइडेड होता है ये। दैट इज प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज, जिसे हम एक एक करके डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। बट इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे ये है कि 4 फेजेस हैं किसके? कैरियोकाइनेसिस के। दैट इज डिविजन ऑफ न्यूक्लियस हो रहा होगा इन 4 फेजेस में। एक बार न्यूक्लियस का डिवीजन हो जाए टिल टीलोफेज, तब आ जाएगा हमारा साइटोकाइनेसिस वाला फेज। दैट इज जहां पे साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो रहा हो। तो एक बार पहले कैरियोकाइनेसिस होगा 4 फेजेस के द्वारा, प्रोफेज, हमारा मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज, फिर आता है साइटोकाइनेसिस। ठीक है, तो यहाँ पर कैरियोकाइनेसिस के अगर आपको पार्ट्स पूछ लिए जाए तो ये 4 वो पार्ट्स हैं। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट फेज पे जो कि है प्रोफेज। तो हमारा पहला फेज है ये किसका? कैरियोकाइनेसिस का। अब इसमें यहाँ पे क्या हो रहा होगा? तो अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं, जो सेल्स है ना, हमें पता है, हमने तो आदत है सेल्स को ऐसे देखने की, क्रोमोसोम्स को ऐसे देखने की। अब कोई भी अगर क्रोमोसोम्स की बात करें तो मैं एक बार आपके लिए बना देती हूँ यहाँ पर। अगर कोई भी क्रोमोसोम्स की बात करें तो हम कैसे इमेजिन करते हैं उसका स्ट्रक्चर? ऐसा कुछ ही इमेजिन करते हैं ना, अगर हम सिंपल भाषा में बनाने की कोशिश करें ऐसा। बट यूजुअली ऐसा नहीं होता है। ये एक पर्टिकुलर फेज के दौरान ही होता है, जो है हमारा माइटोसिस। जब डिवीजन हो रहा होता है तभी हमारे क्रोमोसोम्स ऐसी सिचुएशन में आते हैं। अदरवाइज वो ऐसे 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 फैले हुए होते हैं। जैसे कि हमने बात किया कि आप अगर घर पे पड़े हुए हैं, आपको कहीं बाहर नहीं जाना, तो आप ऐसे ही कोई भी गंदे मंदे कपड़ों में पड़े होंगे। बट अगर आपको जाना है बाहर शादी में, फंक्शन में, तो आप एकदम सज कर सुंदर पूरा सूट वगैरह में तैयार हो जाते हैं। तो यहीं पर वही चीज हो रहा है। ऐसे तो ऐसे ही पड़ा हुआ है 23 घंटे हमारा क्रोमेटिन, बट एक बार उसको डिवाइड करना है तो वो पूरा पैक हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर पैकिंग, दैट इज कॉन्डेंसेशन, हमारा जो क्रोमेटिन है उसका होकर ऐसा क्रोमोसोम हमको दिखेगा। तो यहाँ पर प्रोफेज ही वो फेज है, प्रोफेज ही एग्जैक्टली वो फेज है जिसमें ये ट्रांजिशन हो रहा होगा। दैट इज ऐसे ऐसे फैले हुए क्रोमेटिन से कंडेंस्ड जो क्रोमोसोम्स है उनका फॉर्मेशन हमारे प्रोफेज में हो रहा होगा। यही चीज यहाँ पर बताई गई है कि एक तो ये फर्स्ट स्टेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस है। कैरियोकाइनेसिस मतलब डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, और ये G2 and S के बाद आता है। अब G2 और S में क्या होता है? G2 और S में प्रेजेंट होता है इंटरवाइंड डीएनए। इंटरवाइंड डीएनए कौन सा है? जो हमने ऐसे पड़ा हुआ, खुल्लम खुल्ला पड़ा हुआ जो हमारा क्रोमेटिन है उसका बात किया। अब ये इंटरवाइंड डीएनए जो आता है हमारा G2S के बाद में, उसका यहाँ पर क्या हो रहा होता है? कंडेंसेशन हो रहा होता है, पैकिंग हो रहा होता है, मतलब ऐसे खुले हुए कॉम्पैक्ट फॉर्म में आने की कोशिश करता है। अब हमें पता है कॉम्पैक्टेशन ऑफ हमारे क्रोमेटिन किसकी वजह से पॉसिबल है? बच्चों ये पॉसिबल है, बहुत सारे जो हिस्टोन प्रोटीन्स वगैरह, नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स वगैरह प्रेजेंट हैं, जो क्या करवा रही होती है? कंडेंस करवा रही होती है हमारे डीएनए को। तो यहाँ पर कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स हो जाते हैं और इस स्टेज से इस स्टेज पे हमारा क्रोमोसोम चला जाता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि कैरेक्टरिस्टिक इवेंट्स क्या हैं और आखिरकार कैरेक्टरिस्टिक इवेंट टर्म का क्या मीनिंग है, तो मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर दे रही हूँ क्योंकि हम फर्दर इस चैप्टर में बहुत बार ये टर्म जो कि है कैरेक्टरिस्टिक इवेंट्स यूज करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक इवेंट क्या है कि यहाँ पर दिस पर्टिकुलर इवेंट जो कि मार्क करेगा कंप्लीशन ऑफ एनी फेज, कि ये फेज पूरा हो गया, कंप्लीट हो गया, वो कहलाएगा एक कैरेक्टरिस्टिक इवेंट।
जैसे कि अगर हम बात करें आपका 12th होने का, या फिर आपका आपका 12th दैट इज आपका स्कूल लाइफ खत्म होने का कैरेक्टरिस्टिक इवेंट क्या होगा? आपका 12th पास हो जाना। तो जो भी किसी पर्टिकुलर फेज को एंड होने को दर्शाएगा वही एक कैरेक्टरिस्टिक इवेंट कहलाएगा। तो हम बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक इवेंट डिस्कस करने वाले हैं हर एक फेज के लिए। वो इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हमें जानना है हर एक फेज के लिए डिफरेंशिएटिंग फैक्टर्स क्या है, डिफरेंशिएटिंग जो फिजिकल फैक्टर्स जो हमें दिख सकते हैं अंडर माइक्रोस्कोप वो क्या है, ताकि हम किसी भी डिवाइडिंग सेल को अगर किसी दिन उठकर माइक्रोस्कोप के अंदर देखें तो हम पता लगा सकें कि अगर ये डिवाइडिंग सेल है तो ये कौन से पर्टिकुलर फेज में एग्जैक्टली अभी है। तो वो सब हम उन कैरेक्टरिस्टिक इवेंट्स को पहचान कर ही पता लगा पाएंगे। तो अगर हम हमारे प्रोफेज के कैरेक्टरिस्टिक इवेंट्स की बात करें बच्चों, तो वो होगा सबसे पहले कॉम्पैक्ट माइटोटिक क्रोमोसोम्स फॉर्मेशन। तो कॉम्पैक्टेशन ऑफ क्रोमोसोम्स हो गया सबसे पहली बात, हाँ जी। उसके अलावा जो सेंट्रोसोम्स हैं वो स्टार्ट करेंगे मूविंग टुवर्ड्स ऑपोजिट पोल्स। तो हमें पता है सेंट्रोसोम्स क्या है। सेंट्रोसोम्स एनिमल सेल्स में प्रेजेंट है, जो स्पिंडल फाइबर्स जहां से निकलेंगे और वो डिवाइड करवाएंगे हमारे क्रोमोसोम्स को। तो जो सेंट्रोसोम्स है जो इधर उधर पड़ा होगा, जो कि 1 से 2 हो चुका है बाय द वे, कब? हमारे एस फेज में। तो अब वो 2 हो चुके हैं तो ऑब्वियसली ऑपोजिट पोल्स पे मूव ऑन करना शुरू हो जाएंगे। दैट इज, अगर यहाँ पे हम डिस्कस करें कि पहले दोनों सेंट्रोसोम्स यहाँ पे प्रेजेंट थे तो वो दोनों मूव ऑन करना शुरू कर गए टुवर्ड्स ऑपोजिट पोल्स। तो एक अल्टीमेटली यहाँ चला जाएगा और एक अल्टीमेटली यहाँ चला जाएगा, और यहाँ से वो स्पिंडल फाइबर्स निकाल कर डिविजन कराएंगे। तो ये हो गया सेंट्रोसोम्स का ऑपोजिट पोल्स पे मूव ऑन करना। तो अगर हम बात करें कि क्या हुआ आखिरकार, तो प्रोफेज में हमने चीजें स्टार्ट कुछ ऐसे की कि खुलेआम ऐसे ही सेंट्रियोल्स वगैरह पड़े हैं जो कि सेंट्रोसोम्स में क्या हो गए, स्टैक हो गए और मूव ऑन कर गए टुवर्ड्स द ऑपोजिट पोल्स। उसके अलावा जो खुलम खुला हमारा क्रोमेटिन पड़ा था वो कंडेंस होकर क्या हो गया, कॉम्पैक्ट क्रोमोसोम्स की फॉर्म में हमको दिखने लग गया। ये हैं हमारे कैरेक्टरिस्टिक इवेंट्स ऑफ प्रोफेज इन आर माइटोसिस। तो आई होप ये वाला पार्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया हो। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट फेज पे, जो कि है हमारा मेटाफेज। और हम मेटाफेज में भी कैरेक्टरिस्टिक इवेंट्स ही डिस्कस करेंगे। मैं आपको चाहे क्लियरली मेंशन करूं या नहीं कि हम यहाँ पे इसके कैरेक्टरिस्टिक इवेंट्स डिस्कस कर रहे हैं, बट वो कैरेक्टरिस्टिक इवेंट्स ही होंगे उसके। यहाँ पर ये स्टार्ट कब होगा, जब कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन हो जाएगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का। तो जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है बच्चों, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या कर रहा होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हमारे जो क्रोमोसोम है, क्रोमेटिन है, उसको कवर करके रख रहा होता है। और आपको ये बात बता दूं मैं कि ड्यूरिंग डिवीजन वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होता है, उसका डिसइंटीग्रेशन इस प्रोफेज में ही स्टार्ट हो जाता है। और वो कंप्लीट डिसइंटीग्रेट जैसे ही हुआ तब हम बोल देंगे कि मेटाफेज अब स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ पर मेटाफेज स्टार्ट करने को मार्क कौन करेगा, कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो जाता है, उसके अलावा न्यूक्लियोलिस्ट भी गायब हो जाता है। अब यहाँ पर जो हमारे क्रोमोसोम है वो क्या है, वो है शॉर्ट एंड थिन। बहुत ही ज्यादा लंबे लंबे खुले खुले क्रोमोसोम, क्रोमेटिन जिसे हम बोलते हैं, उसकी जगह शॉर्ट एंड थिक हमारे पास क्रोमोसोम्स आ जाते हैं और वो क्लियरली विजिबल होंगे अंडर माइक्रोस्कोप। तो अब चीजें हमें ऐसे नहीं, ऐसे दिखने शुरू हो जाएंगी। ठीक है, अब अगर हम बात करें क्रोमोसोम्स की, वो कैसे प्रेजेंट होते हैं, तो बच्चों एक क्रोमोसोम में हमने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया था बाय द वे, बट मैं आपको फिर से बता दूं कि एक क्रोमोसोम का अगर हम स्ट्रक्चरली देखें तो इसमें सबसे क्या क्या कंपोनेंट्स प्रेजेंट होंगे। तो सबसे पहले इसमें प्रेजेंट होंगे बच्चे 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स। तो अगर हम इस स्ट्रक्चर में देखें तो ये है एक सिस्टर क्रोमेटिड और ये है दूसरा सिस्टर क्रोमेटिड। तो ऐसे 2 क्या प्रेजेंट है, सिस्टर क्रोमेटिड्स प्रेजेंट है। और ये हमें क्या दे रहा है, ये दे रहा है एक क्रोमोसोम। अब ये हेल्ड टुगेदर बाय किससे है, मतलब कौन इसको पकड़ के रख रहा है 2 इनको साथ में, वो है एक सेंट्रोमियर। तो यहाँ पे एक थिक बॉडी आ जाता है, रेस्ट्रिक्शन आ जाता है, जिसे हम सेंट्रोमियर बोल रहे हैं। बातें यहीं पे खत्म नहीं हो जाती, एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर आते हैं जो कवर कर रहे होते हैं हमारे सेंट्रोमियर्स को दोनों साइड से, उसे हम बोल रहे हैं बच्चे काइनेटोकोर। और इस काइनेटोकोर पे ही आकर हमारे जो स्पिंडल फाइबर्स हैं, जो कहाँ से निकलेंगे, जो हमारे इन सेंट्रोसोम से ऐसे ऐसे स्पिंडल फाइबर्स ही निकल रहे हैं, वो आकर इन क्रोमोसोम से अटैच करेंगे। कहाँ पर, काइनेटोकोर पे। तो अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि अटैचमेंट, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट बिटवीन अ क्रोमोसोम एंड स्पिंडल फाइबर क्या है, तो
वहां पे आप टिक करेंगे बच्चों काइनेटोकोर, तो काइनेटोकोर यहाँ पर कनेक्ट कर देगा क्रोमोसोम को हमारे स्पिंडल फाइबर से। तो ये हो गया काइनेटोकोर। तो यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया एक क्रोमोसोम में क्या क्या हुआ, 2 सिस्टर क्रोमेटिड, एक सेंट्रोमियर और हमारी ये जो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स हैं काइनेटोकोर। तो काइनेटोकोर क्या है, डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर है सरफेस ऑफ सेंट्रोमियर पे, जो कि अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर्स कराएगा। और इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है जैसे हमने देखा नीट 20 में भी आया था हमारे पास, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, हम अब बात कर लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक इवेंट्स ऑफ हमारा मेटाफेज। तो यहाँ पर क्रोमोसोम्स क्या करेंगे, क्रोमोसोम्स विल बी लाइंग एट इक्वेटर। अब इक्वेटर क्या है, जैसे कि हमें पता है हमारी अर्थ को बीच से, ठीक बीच से जो लाइन डिवाइड कर रही है उसे हम इक्वेटर बोल रहे हैं। ठीक उसी तरह सेल के बीचों बीच जो लाइन क्रॉस कर रहा होगा उसे हम इक्वेटर यहाँ पर बोल रहे होंगे। तो अगर हम बात करें कि यहाँ पर इक्वेटर पर क्या होंगे, ऐसे ऐसे करके क्रोमोसोम्स आ जाएंगे। मतलब पहले अगर ऐसे ऐसे, अगर ये सेल है ऐसे ऐसे कहीं कहीं पड़े थे, उससे यहाँ पर आ गए एक ही लाइन में अरेंज, और वो लाइन है एग्जैक्ट इन द मिडल, उसे हम बोल रहे हैं मेटाफेजिक प्लेट। तो यहाँ पर जो क्रोमेटिड्स हैं वो स्पिंडल फाइबर से भी अटैच हो जाएंगे थ्रू काइनेटोकोर, जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। यहाँ पर हमारे काइनेटोकोर्स सेंट्रोमियर्स के ऊपर डिस्क लाइक प्रेजेंट होंगे, उनसे आकर अटैच करती रहेंगी हमारे स्पिंडल फाइबर्स। तो स्पिंडल फाइबर्स यहाँ पर आकर अटैच कर जाएंगे। तो क्रोमेटिड्स यहाँ पर हमारे अलाइन कर गए, दैट इज हमारे क्रोमोसोम्स अलाइन कर गए, क्रोमोसोम्स अलाइन कर गए। उसके अलावा जैसे कि ये एक हमारी क्रोमेटिड्स दैट इज सिस्टर क्रोमेटिड्स हमें इनको बोलते हैं। तो अगर ये एक क्रोमेटिड है बच्चों, तो ये इस वाले स्पिंडल फाइबर से अटैच हो गया, हाँ जी, और ये वाला जो क्रोमेटिड है वो इस वाले स्पिंडल फाइबर से दूसरी साइड अटैच हो गया। तो मतलब एक सिस्टर क्रोमेटिड एक पोल से, दूसरा सिस्टर क्रोमेटिड दूसरे पोल से अटैच होता है। आई होप ये पूरा अरेंजमेंट ड्यूरिंग मेटाफेज आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि अरेंजमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, इसे हम बोलते हैं मेटाफेज प्लेट। इस पूरे अलाइनमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स ऑन द एग्जैक्ट इक्वेटर ऑफ सेल, हम क्या बोल रहे हैं इसको, मेटाफेज प्लेट। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेज पे, जो कि हमारा एनाफेज। तो अगर हम एनाफेज डिस्कस करें, ये शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन होता है, बहुत ही ज्यादा क्विकली हो जाता है। यहाँ पर सारा तोड़फोड़ चल रहा होगा, तोड़फोड़ बहुत ही ज्यादा क्विक हो जाता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, दैट इज स्प्लिटिंग ऑफ क्रोमोसोम्स हो रहा होगा ऑब्वियसली, एंड जो डॉटर क्रोमेटिड्स हैं, मतलब अगर स्प्लिट किया हमारा न्यूक्लियाई दैट इज क्रोमोसोम्स, हमारे क्रोमोसोम्स अगर स्प्लिट किए तो एक तरफ चला जाएगा, दूसरा दूसरे तरफ चला जाएगा, एक डॉटर सेल के लिए, दूसरे डॉटर सेल के लिए। तो वही बात हमने यहाँ पे देखनी है कि जो डॉटर क्रोमेटिड्स हैं वो ऑपोजिट पोल्स पे माइग्रेट करना शुरू कर देंगे। तो हमने आई थिंक यहाँ पे एक मिस्टेक कर दी, यहाँ पे डॉटर नहीं सिस्टर क्रोमेटिड्स आएगा। तो यहाँ पर सिस्टर क्रोमेटिड्स कर लेना बच्चों, एक सेकंड मैं कर देती हूँ करेक्शन। यहाँ पर है हमारे सिस्टर क्रोमेटिड्स, एक सेकंड बस। तो जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं वो माइग्रेट करना शुरू कर देंगे टुवर्ड्स द ऑपोजिट पोल्स। कैसे, बीचों बीच टूटने के बाद। अगर हम ये स्ट्रक्चर में देखें तो वो है हमारा स्ट्रक्चर यहाँ पर। तो स्ट्रक्चर में डिस्कस कर लेते हैं बच्चों। माइग्रेशन अलोंग द क्रोमोसोम फाइबर्स होगा। तो अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पर पहले दोनों अरेंज थे, अब उसके बाद आप अगर डिस्कस करें कि आप अगर दो चीजों को अटैच कर रहे हैं, उसके साथ आपने क्या कर दिया, धागे अटैच कर दिए, धागों को खींचना शुरू कर दिया, तो वो बीचों बीच से टूट जाता है। ऐसा ही कुछ यहाँ पर हो रहा है कि यहाँ पर अरेंज था, एक सिस्टर क्रोमेटिड से एक जो हमारे स्पिंडल फाइबर के धागे अटैच थे एक पोल की तरफ, दूसरे सिस्टर क्रोमेटिड से दूसरे पोल की तरफ हमारे स्पिंडल फाइबर के धागे अरेंज थे। जब पुल हुई चीजें, जब खींचना शुरू हुआ, क्योंकि माइक्रोट्यूब्यूल्स के ही बने हैं, और माइक्रोट्यूब्यूल्स पे जब खिंचाव आया तो यहाँ पे टूट गए हमारे क्रोमोसोम। दैट इज, अगर मैं आपको स्ट्रक्चर लेके समझाऊं, ऐसा अगर हमारा क्रोमोसोम प्रेजेंट था, इधर और इधर ऐसे खींच लिया गया इसको आपस में, तो ये अलग हो गया और ये अलग हो गया। तो यहाँ पे जो सिस्टर क्रोमेटिड्स थे उनका अलग अलग हो जाना हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर सिस्टर क्रोमेटिड्स हमारे अलग हो गए हैं। तो अब हम डिस्कस करते हैं फर्दर कि क्या होता है। ओके गाइज, तो यहाँ पर स्पिंडल फाइबर्स, जो हमारे स्पिंडल फाइबर्स अटैच होकर हमारे क्रोमोसोम्स पे सिस्टर क्रोमेटिड्स उसने अलग करती हैं एनाफेज तक। अब यहाँ पर हो गया है हमारा दैट इज ब्रेक डाउन ऑफ
क्रोमोसोम। अब हम बात करते हैं अगले फेज का, जो कि है टीलोफेज। तो आखिरकार टीलोफेज में क्या क्या होता है? तो टीलोफेज में जो डिस्पिंडल फाइबर्स हमारे बने थे, कौन से? ये वाले स्ट्रक्चर जो सेंट्रोसोम से निकल रहे हैं और हमारे डिवीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, वो क्या होने शुरू हो जाते हैं? डिसअपियर होना शुरू हो जाते हैं। ऑब्वियसली इन्होंने क्रोमोसोम को तोड़ लिया है, अब तो इनका काम खत्म हो गया है। काम खत्म हो गया है तो ऑब्वियसली ये डिसअपियर हो जाएंगे। तो टीलोफेज का एक कैरेक्टरिस्टिक इवेंट हो गया कि इनका डिसअपियरेंस हो जाता है। और कहाँ जाते हैं ये? एब्जॉर्ब हो जाते हैं बच्चों, वहीं साइटोप्लाज्म में, कहीं इधर उधर नहीं जाते हैं, वहीं के वहीं एब्जॉर्ब हो जाते हैं। और जो क्रोमोसोम है ये डीकंडेंस होना शुरू हो जाते हैं। दैट इज, जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि हमारा क्रोमोसोम्स यूजुअली ऐसे ऐसे प्रेजेंट होते हैं और सिर्फ डिवीजन के लिए वो ऐसे बनते हैं। तो एक बार जब डिवीजन हो गया तो वो वापस से इस फेज में आना शुरू हो जाते हैं। दैट इज डीकंडेंसेशन। वापस से हमारे क्रोमोसोम्स का यहाँ पर शुरू हो जाएगा। तो डीकंडेंसेशन भी एक इसका क्या हो गया? कैरेक्टरिस्टिक इवेंट हो गया। एंड यहाँ पे जो डीकंडेंसेशन है वो रैंडमली कहीं पे भी नहीं हो रहा है। एक बार जो सिस्टर क्रोमेटिड्स अपने अपने रिस्पेक्टिव पोल्स पे पहुंच गए, दैट इज ये वाले सिस्टर क्रोमेटिड्स इस वाले पोल पे पहुंच गए, ये वाले सिस्टर क्रोमेटिड्स इस वाले पोल पे पहुंच गए, उसके बाद हमारा डीकंडेंसेशन, दैट इज लूजनिंग ऑफ हमारा जो क्रोमोसोम्स है, कन्वर्जन टू लूज क्रोमेटिड्स स्टार्ट हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा टीलोफेज। अगर हम फर्दर बात करें कि जो ईच सेट है क्रोमेटिन का, ईच सेट की क्या बात करी जा रही है यहाँ पर? जो डिवीजन के बाद सेट्स बने हैं, दैट इज ये हो गया एक सेट, सेट नंबर 1, ये हो गया दूसरा सेट, सेट नंबर 2। अगर हम बात करें फर्दर कि जो न्यूक्लियर एनवलप है वो भी स्लोली वापस आना शुरू हो जाएगा। जितने जितने चेंजेस हमने प्रोफेज में देखे, हम देख पा रहे हैं कि उसका ठीक उल्टा यहाँ पर कुछ हो रहा है। तो सेल वापस से नॉर्मल जो सिचुएशन, दैट इज 23 आवर्स जिस स्टेज में रहती है उस तरफ बढ़ रही है। यहाँ पर ये न्यूक्लियर जो है वो अगर यहाँ पे खुलम खुला हमारे क्रोमेटिन पड़े हैं और उसके बाहर क्या फर्क है कि अभी न्यूक्लियर एनवलप नहीं प्रेजेंट है, बट लेट्स से एक बार न्यूक्लियर एनवलप यहाँ पे डेवलप हो गया, एक बार न्यूक्लियर एनवलप यहाँ पे डेवलप हो गया, तो ऑब्वियसली मुझे यहाँ पे 2 सेपरेट न्यूक्लियस मिल गए ना। तो यहाँ पे एक ही सेल में 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट हैं, तो यहाँ पर डाई न्यूक्लियर जो सिचुएशन है वो क्रिएट हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे 2 डॉटर न्यूक्लियाई बन चुके हैं। उसके अलावा जितने भी ऑर्गेनेल्स गायब हुए थे ताकि डिवीजन हो सके, वो भी वापस आने लग जाते हैं। दैट इज गोल्जी कॉम्प्लेक्स, न्यूक्लियोलस, ईआर वगैरह वगैरह। तो इस तरह से हमारा जो टीलोफेज है वो कंप्लीट हो जाता है बच्चों। अगर हम डायग्रामेटिक फॉर्म में देखें तो हमारे सिस्टर क्रोमेटिड्स पड़े हैं, ये ऐसे ऐसे जो सिंगल सिंगल पड़े हुए हैं, और उसके बाहर आ गया हमारा न्यूक्लियर एनवलप, और एक सेंट्रोसोम इधर पड़ा है, एक सेंट्रोसोम इधर पड़ा हुआ है। 2 पोल्स पे 2 अलग अलग डॉटर न्यूक्लियाई अरेंज हो गए हैं। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट फेज पे बच्चों। तो नेक्स्ट फेज है हमारा साइटोकाइनेसिस का, दैट इज एक्चुअल डिवीजन ऑफ हमारा जो सेल। तो यहाँ पर 2 न्यूक्लियस एक सेल सिचुएशन प्रेजेंट है। अब हमें इसे एक सेल एक न्यूक्लियस, एक सेल एक न्यूक्लियस बनाना है, तो उसके लिए हमें डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म कराना होगा ऑब्वियसली। तो इसे हम फाइनल स्टेज ऑफ माइटोसिस बोलते हैं, और यहाँ पर डिवीजन ऑफ पेरेंट सेल इनटू 2 डॉटर सेल्स हो जाएगा। तो एक जो पेरेंट सेल थी जिसमें अब 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट थे, उसके अराउंड का जो साइटोप्लाज्म है वो डिवाइड करके 2 अलग अलग डॉटर सेल्स बना देगा। इस फेज को हम साइटोकाइनेसिस बोल रहे हैं। अब साइटोकाइनेसिस इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एनिमल्स में थोड़ा अलग तरीके से होता है, प्लांट्स में थोड़ा अलग तरीके से होता है। अगर हम बात करें एनिमल्स में कैसे होता है, तो हमें पता है एनिमल्स में क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन आउटर मोस्ट हमारा लेयर प्रेजेंट है सेल एनवलप का। कोई भी इसमें हमारी जो सेल वॉल है वो प्रेजेंट नहीं है। हमने डिस्कस किया था लास्ट चैप्टर में कि सेल वॉल बहुत ही ज्यादा रिजिड होता है, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम हमें यहाँ पे नहीं प्रेजेंट है कि कोई एक रिजिड एनवलप बाहर से सेल को कस के पकड़ के बैठा है। यहाँ पे बाहर सेल मेम्ब्रेन ही प्रेजेंट है जो काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल वगैरह है। तो उस फ्लेक्सिबल सेल मेम्ब्रेन में ऐसे फरो बनना शुरू हो जाते हैं, ऐसे वो पिंच होना स्टार्ट हो जाता है राइट इन द सेंटर। तो यहाँ पे जैसे कि हम देख पा रहे हैं अंदर की तरफ मुड़ मुड़ के ये क्या बनाना शुरू कर देता है। अगर मैं आपको ऐसे डेमोन्स्ट्रेट करूं तो यहाँ पर अगर मेरी सेल प्रेजेंट है और ये सेल मेम्ब्रेन है, तो ऐसे ऐसे करके भीतर ऐसे अंदर की तरफ आके 2 अलग अलग सेल बनाना ये शुरू कर देगा। तो कुछ इस तरीके से होता है डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, दैट इज साइटोकाइनेसिस इन आर एनिमल सेल्स। तो यहाँ पर डिवाइड हो जाएंगे सेल साइटोप्लाज्म इनटू 2 डॉटर सेल्स। तो यहाँ पे 2 डॉटर सेल्स हमको सेपरेट सेपरेट मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये था एंटायर फेज हमारा किसका,
एनिमल सेल के डिवीजन का। अब हम आ जाते हैं प्लांट सेल पे। क्योंकि वहां पर सेल वॉल अब प्रेजेंट है जो कि रिजिड है, तो वहां पर ऐसा कुछ अब नहीं हो सकता है, क्योंकि कुछ भी रिजिड है तो वो अंदर की तरफ हम ऐसे मोड़ कर डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो वहां पर मैकेनिज्म थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, वहां पर इन्वॉल्वमेंट होती है खास स्ट्रक्चर की। तो बच्चों यहाँ पर क्या होता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इनएक्सटेंसिबल सेल वॉल, एक्सटेंड नहीं करी जा सकती जो साइटोकाइनेसिस सेल प्लेट फॉर्मेशन की वजह से होता है। सेल प्लेट क्या है? सेल प्लेट एक सिंपल प्रिकर्सर है सेल वॉल का, जो आखिरकार, क्योंकि हमें पता है कि ऐसे इधर सारी तरफ सेल वॉल प्रेजेंट है, जो फोर्थ साइड सेल वॉल बनना है उसी से मार्क होगा हमारा सेल का डिवीजन। और वो सेल का डिवीजन मार्क करने के लिए जो सेल वॉल लेकी जाएगी उसका प्रिकर्सर होगा हमारा ये, हमारा कौन सा? सेल प्लेट। अब यहाँ पे कैसा शुरू होगा बनना, यहाँ पे राइट इन द मिडल कुछ गोल्जी वेसिकल्स सेंड करना शुरू कर देंगी। वो वेसिकल्स यहाँ पे जमना शुरू होंगी, और जब जमना शुरू होंगी वो धीरे धीरे एक्सटेंड करती जाएंगी टुवर्ड्स द आउटर मोस्ट साइड्स, जहां पे लेटरल दैट इज अ साइड वाली सेल वॉल प्रेजेंट है, जिससे वो अटैच होकर फाइनली क्या बना देगी? फोर्थ साइड ऑफ बोथ द सेल्स बना देगी। तो यहाँ पर इसका वाला ये वाला साइड और इसका ये वाला साइड बना दिया जाएगा, किसके द्वारा? सेल प्लेट के द्वारा। तो यहाँ पर सेल प्लेट क्या कहेंगे हम? यहाँ पे जो सेल प्लेट है वो मिडल लेमेला भी कहलाया जा सकता है, दो सेल्स के बीच में। कौन सी दो सेल्स के बीच में? इन दो सेल्स के बीच में, दो डॉटर सेल्स जो एक सेल से बन रही है उसके बीच में। मिडल लेमेला क्या है? मिडल लेमेला वो ग्लू है बच्चों जो दो सेल्स को अटैच्ड रखता है, दो साइड साइड वाली सेल्स को, ठीक है। तो यहाँ पर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल, यहाँ से सेंटर से स्टार्ट होगा, टुवर्ड्स द लेटरल साइड जाएगा, और यहाँ पर फोर्थ सेल बोथ द सेल्स की बना दी जाएगी विद द हेल्प ऑफ सेल प्लेट, ठीक है। अब अगर हम बात करें ऑर्गेनेल्स की, तो माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स वगैरह भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे इक्वली अमंग बोथ द सेल्स। अब यहाँ पर कुछ सेल्स में क्या होता है? कैरियोकाइनेसिस तो हो जाता है, दैट इज डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस तो हो गया, एक बार एक न्यूक्लियस से दो, फिर दो से फर्दर चार, चार से फर्दर आठ, ऐसे न्यूक्लियस का डिवीजन तो होता जा रहा है। बट न्यूक्लियस के बाद जो साइटोप्लाज्म का डिवीजन होना था, दैट इज साइटोकाइनेसिस होना था, वो नहीं हो पा रहा है। तो साइटोकाइनेसिस नहीं हो रहा है, इस वजह से मल्टी न्यूक्लिएट जो स्टेज है वो क्रिएट हो जाती है, दैट इज एक ही सेल में बहुत सारे हमारे न्यूक्लियसेस भरे हुए हैं, और इस स्टेज को हम क्या बोलते हैं? स्टेज को हम सिंसेशियम बोलते हैं बच्चों, जो कि एंडोस्पर्म में प्रेजेंट है। किसके? कोकोनट के। जो लिक्विड वाला हम जो नारियल पानी पीते हैं, हमें पता है वो एंडोस्पर्म होता है, जो डेवलपमेंट ऑफ सीड में हेल्प करता है, और वही क्या होता है? मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, एक ही सेल होता है उसमें, बट बहुत सारे क्या होते हैं? न्यूक्लियसेस डिवाइडेड होते हैं, ठीक है। तो आई होप ये पूरा पार्ट आपको क्लियर हो गया है। ये था हमारा माइटोसिस, और हम आ जाते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस पे। किस माइटोसिस के आखिरकार रिक्वायरमेंट क्या है, और आखिरकार क्या क्या डिफरेंशिएटिंग फैक्टर्स हैं इसके, देन द अदर वन जो हम आगे पढ़ेंगे, जो कि है मेयोसिस। तो अगर हम बात करें कि यहाँ पे ऑब्वियसली रेस्ट्रिक्टेड टू डिप्लॉयड सेल्स है, एक्सेप्ट वन जो हमने डिस्कस किया। एनिमल्स के केस में जो था सोशल इंसेक्ट्स, जैसे कि हनी बी का मेल वाला, उसके अलावा लोअर प्लांट्स में भी होता है, किसमें? हैप्लॉइड सेल्स में हमारा माइटोसिस। उसके अलावा यहाँ पे ये क्या करेगा? डिप्लॉइड सेल्स ही प्रोड्यूस करेगा, दैट इज जेनेटिक स्टेबिलिटी बना के रखेगा, 2n से 2n ही रखेगा, n नहीं बना देगा ऑब्वियसली। यहाँ पर अगर हम फंक्शंस की बात करें, क्यों कहाँ पे आखिरकार नेचर माइटोसिस को यूटिलाइज करती है, तो एक तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के ग्रोथ में, दैट इज जब एक इंसान बेबी है उसके बाद वो एक अडल्ट बन रहा है, तो ऑब्वियसली उसके हाथ के सेल्स ज्यादा हो रहे हैं, पैर के सेल्स ज्यादा हो रहे हैं, ताकि हम हाइट वगैरह में बढ़ सके, वेट वगैरह में बढ़ सके। दैट इज ग्रोथ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में रिक्वायर्ड होगा हमारा क्या? हमारा माइटोसिस। उसके अलावा ये रिस्टोर करेगा न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो। न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो क्या है? अगर एक न्यूक्लियस है और वो हमारा लेट्स से सेल का 5%, 10%, अब अलग अलग सेल के लिए अलग अलग हो सकता है। लेट्स से हाथ का सेल था, उसमें 10% न्यूक्लियस का जो कंटेंट है उसने ऑक्यूपाई करना था, 90% साइटोप्लाज्म ने ऑक्यूपाई करना था, बट साइटोप्लाज्म धीरे धीरे बढ़ता गया, साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ हो रहा है क्योंकि कॉन्स्टेंटली, उसकी वजह से बहुत ही ज्यादा रेशियो बिगड़ गया, ऑलमोस्ट 99% साइटोप्लाज्म हो गया, इतना सारा साइटोप्लाज्म हो गया, न्यूक्लियस कंटेंट अभी भी उतना ही है।
उसी वजह से रिक्वायरमेंट होती है यहाँ पे माइटोसिस की कि जो एक्स्ट्रा साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ हो रही है उससे हम डिवाइड करके दो सेपरेट सेपरेट डॉटर सेल्स बना के वापस से न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म रेशियो मेंटेन कर पाए जो नेचुरली होना चाहिए। सेम ही कॉन्सेप्ट आता है कि इसमें हमारे सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो, सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो अगर मैं आपको समझाऊं, वैसे तो मेरी मैथ इतनी अच्छी नहीं है बट लेट्स से कि यहाँ पे एक छोटा सेल है, मतलब इसके अंदर जो वॉल्यूम है उससे इसका सरफेस रेशियो ज्यादा होगा, सरफेस ज्यादा होगा विद कंपेयर टू वॉल्यूम एज कंपेयर टू ये बड़ा सेल। अब इस बड़े सेल में क्या है, वॉल्यूम ज्यादा है बट सरफेस थोड़ा कम है, वेयर एज छोटे सेल्स में क्या होगा, वॉल्यूम कम होगा, सरफेस ज्यादा होगा। इसी तरीके से अगर सेल बहुत बड़ा होता गया तो उसका सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो बिगड़ जाएगा, जो नेचुरली होना चाहिए वो नहीं होगा। उसी वजह से उसका डिविजन करा के वापस से उसका सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो मेंटेन किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया इसका अनदर फंक्शन। अब अगर हम आगे बात करें बच्चों कि जो सेल्स हैं यहाँ पे अभी कहाँ पे हो रहा होता है कॉन्स्टेंटली माइटोसिस, जहां जहां जो जो टिश्यू जो जो बॉडी पार्ट कॉन्स्टेंटली ग्रो कर रहे हो वहां पर माइटोसिस प्रेजेंट होगा, जैसे कि लेटरल या फिर एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज ऑफ प्लांट्स, तो प्लांट्स में मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में हो गया। अगर हम ह्यूमंस में बात करें तो हमारा जो अपर एपिडर्मिस वगैरह है दैट इज एपिडर्मल लेयर, उसके अलावा गट की लाइनिंग वगैरह और ब्लड सेल्स। हमें पता है कि ब्लड सेल्स इतनी फास्ट ग्रो हो रही होती हैं कि कुछ विद इन वीक्स ही सारे के सारे जो ब्लड सेल्स हैं, आरबीसी है हमारे बॉडी के, वो रिप्लेस हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गए कि सारी सेल्स को कॉन्स्टेंटली रिप्लेसमेंट का जरूरत होता है, इसी वजह से कॉन्स्टेंटली इनमें सेल ग्रोथ चल रहा होता है। तो आप एक बार इसको बच्चों फटाफट देखो। ठीक है, ओके तो हमने बच्चों माइटोसिस पूरा डिस्कस कर लिया है। अब हम डिस्कस करने वाले हैं मियोसिस के बारे में, जो अनदर टाइप ऑफ सेल डिवीजन ही है। तो अगर हम मियोसिस की बात करें बच्चों तो यहाँ पर कहाँ कहाँ रिक्वायरमेंट होता है इसका, इन प्रोडक्शन ऑफ सेक्सुअल गेमीट्स। तो हम इसको सिंपल फंडा सबसे पहले समझेंगे ताकि पूरे फर्दर पार्ट में आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। लेट्स से एक ह्यूमन है जो कि एक 2n इंडिविजुअल है, और एक ह्यूमन हमें पता है एक ह्यूमन बनाने के लिए दो पेरेंट्स का रिक्वायरमेंट होता है, मेल एंड फीमेल, दैट इज मदर एंड फादर। तो दोनों की तरफ से क्रोमोसोम्स आ रहे होंगे। अगर एक ह्यूमन 2n है और उससे माइटोसिस होकर गमीट बनाया गया, दैट इज 2n गमीट ही आया मदर से भी, 2n गमीट ही आया फादर से भी, दोनों ने फ्यूज करके बना लिया 4n। अब 4n इंडिविजुअल अगर हमारे पास बन गया तो बहुत ही ज्यादा इंस्टेबिलिटी आ जाएगी नेचर में, क्योंकि अगर हम नेक्स्ट स्टेज की बात करें कि यहाँ पर 4n इधर से आ रहा है मदर से, 4n फादर से आ रहा है, 8n बन गया, तो इसे कॉन्स्टेंटली एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो जाएगा क्रोमोसोम नंबर का। तो यहाँ पर हमें जरूरत है कि जो गमीट बने बच्चों वो 2n से n बने, मदर से भी n मिले हमें, फादर से भी n मिले हमें, दैट इज एक एक सेट ऑफ क्रोमोसोम्स मिले, हैप्लॉइड हमारा गमीट हो, ताकि दोनों फ्यूज करके वापस से डिप्लॉइड सिचुएशन क्रिएट कर सके और कांस्टेंट जो क्रोमोसोमल स्टेबिलिटी है वो बन सके थ्रू आउट द जनरेशन, सारे के सारे जनरेशन, ताकि 2n इंडिविजुअल ही रहें। तो वो मेक श्योर किया जाता है एक रिडक्शनल डिवीजन की मदद से, जो कि है हमारा मियोसिस। तो मियोसिस एक रिडक्शनल डिवीजन होगा बच्चों, जहां पर हमारे 2n ऑर्गेनिज्म के सेल से n गमीट्स बन रहे होंगे। तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है इसका इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पेसिफिकली, जहां पर गमीट फॉर्मेशन हो रहा होगा। और ये गमीट्स बाद में क्या करेंगे, फ्यूज कर देंगे और ये क्या बना देंगे, हमारे जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस के दौरान एक 2n जाइगोट वापस से बना देंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे अगर हम बात करें कि गमीट फॉर्मेशन में क्या हुआ, फिर रिडक्शनल डिवीजन का रिक्वायरमेंट हुआ, जहां पे 2n से n दैट इज डिप्लॉइड से हैप्लॉइड डॉटर सेल्स बन रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे ये क्या करेगा, प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड फेज इंश्योर कर देगा, एक तो किसी भी ऑर्गेनिज्म के लाइफ साइकिल में कि हैप्लॉइड फेज आ रहा है, और उस हैप्लॉइड फेज के आने से क्रोमोसोमल स्टेबिलिटी बनी रहती है, बहुत ही ज्यादा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ नहीं हो जाती है, और यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिजम्स में वापस से 2n सिचुएशन रिस्टोर कर दी जाएगी ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गमीट्स। ठीक है बच्चों, अगर हम एसेंशियल फीचर्स की बात करें जो मियोसिस के अंदर होते हैं खास तौर पे,
दो सक्सेसिव साइकिल्स होंगे यहाँ पर। अब डिवीजन एक ही साइकिल में नहीं हो जाएगा, दो साइकिल्स ऑफ डिवीजन आएंगे, दो बार हमारे जो क्रोमोसोम्स हैं वो सेपरेट हो रहे होंगे, ठीक है। तो वो हम आगे डिस्कस कर लेंगे कैसे। और दो ही बार यहाँ पर साइटोप्लाज्मिक डिवीजन भी होगा, तो दो न्यूक्लियर डिवीजन, दो साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। तो अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि कितने साइटोप्लाज्मिक और न्यूक्लियर डिवीजन होते हैं, आपको याद रखना है अच्छे से कि दोनों दो दो होता है। काफी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि दो न्यूक्लियर डिवीजन हो जाते हैं बट एक ही साइटोप्लाज्मिक डिवीजन नहीं, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन भी दो ही होते हैं। यहाँ पे मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 हम इन दोनों फेजेस को कहेंगे सेपरेटली, बट हमें ये बात याद रखनी है कि एक ही टोटल डीएनए रेप्लिकेशन होगा। डीएनए रेप्लिकेशन बच्चों कहाँ पे होता था? इंटरफेज में। अब यहाँ पे बात याद रखनी है कि इंटरफेज एक ही बार आएगा, एक इंटरफेज, उसके बाद मियोसिस 1, उसके बाद मियोसिस 2। तो मियोसिस 1 एंड 2 के बीच में कोई भी इंटरफेज नहीं आ रहा है, तो कोई भी दूसरा डीएनए रेप्लिकेशन नहीं हो रहा है। तो सिंगल डीएनए रेप्लिकेशन के बाद दो डिविजन्स हो रहे हैं, इसी वजह से रिडक्शनल डिवीजन हम इसे बोल रहे हैं, क्योंकि एक जो डीएनए का कॉपी था 4C से वो C बन जाता है, दैट इज डिप्लॉइड स्ट्रक्चर हमारा हैप्लॉइड बन जाता है। यहाँ पर नो इंटरफेस बिटवीन मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 ऑब्वियसली। उसके अलावा पेयरिंग हो रहा होता है बच्चे होमोलोगस क्रोमोसोम्स का, एंड कुछ रिकॉम्बिनेशन जैसा भी हो रहा होता है जो हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर 4 हैप्लॉइड सेल्स हमको मिल जाएंगी एट द एंड। तो ये सब कुछ जो हमने इतना सब पढ़ लिया उसको हम एक एक करके डिटेल में देखते हैं। अब तो जैसे कि हमने डिस्कस किया म्यूटेक इवेंट्स क्या होंगे, मियोसिस 1 होगा और मियोसिस 2 होगा, हाँ जी। तो अब इनमें 4 इनके अलग अलग फेजेस भी होंगे, दैट इज प्रोफेज 1, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, ये सब हो रहा होगा। अगर हम बात करें मियोसिस 1 की, तो यहाँ पर दिस इज द एग्जैक्टली द एक्चुअल रिडक्शनल डिवीजन। यहीं पर एक्चुअली में जो रिडक्शन ऑफ क्रोमोसोम है 2n से n हो रहा होता है। जो दूसरा मियोसिस होता है दैट इज मियोसिस 2, वो एक्चुअली में एक इक्वेशनल डिवीजन है, जैसे कि हमारा माइटोसिस था, तो उसमें n से n ही रहेगी सिचुएशन। यहाँ पर जो पहला मियोसिस है दैट इज मियोसिस 1, वहीं पे 2n से n हो रही है चीजें। अगर हम प्रोफेज 1 की बात करें तो ऑब्वियसली द लॉन्गेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड फेज है अभी तक का। टोटल सबको देख ले, माइटोसिस को देख लो, मियोसिस को देख लो, मियोसिस 2 देख लो, सब में सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स फेज है क्या? प्रोफेज 1। क्यों? क्योंकि ये फर्दर डिवाइडेड है बहुत ज्यादा, लेप्टोटिन, जाइगोटिन, पैकेटिन, डिप्लोटिन एंड डाइकाइनेसिस, मतलब फर्दर 5 स्टेज है इसकी। और इसको याद रखना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, देखने में मुश्किल लग रहा होगा। हम लोग जो एक निमोनिक हमारे स्कूल डेज से यूज करते आ रहे हैं वो है लता जरा पानी दे, तो ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये याद रख लेना है। तो अब हम स्टार्ट करें अगर कि जो हमारा लेप्टोटिन पहला फेज ऑफ प्रोफेज 1 है उसमें एक्चुअली में क्या हो रहा होता है। तो यहाँ पर जो क्रोमोसोम्स हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं क्या करना, डिस्टिंक्ट एंड कॉम्पैक्ट होना। तो ऑब्वियसली जो लूज क्रोमोसोम्स प्रेजेंट थे वो कॉम्पैक्ट होना और ऐसा कुछ शेप लेना शुरू कर देंगे। तो इसे हम क्या बोलेंगे, कंडेंसेशन बोलेंगे बच्चों। और यहाँ पर अगर हम अंडर माइक्रोस्कोप देखेंगे स्टेज को तो वो कैसे दिख रही होगी, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स में एक सिंगल बीड लाइक स्ट्रक्चर दैट इज एसेंट्रोमेयर प्रेजेंट है। तो ये क्या है, सिंगल बीडेड स्ट्रक्चर्स भी बोल रहे हैं हम इसको, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आराम से आपके नीट के एग्जाम में आ सकता है। कौन? सिंगल बीडेड स्ट्रक्चर्स के बारे में, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें कि हम इसको अंडर माइक्रोस्कोप देखते हैं तो ये कैसा दिखता है, सिंगल बीडेड स्ट्रक्चर्स की फॉर्म में। अब हम आगे पढ़ते हैं जाइगोटीन पे। तो जाइगोटीन में बच्चों क्या हो रहा होता है, जाइगोटीन सेकंड फेज है हमारे प्रोफेज का। यहाँ पर क्या हो रहा होता है, पेयरिंग स्टार्ट हो रही होती है। अभी पेयरिंग तो नई चीज है मैम, ये हमने माइटोसिस में नहीं देखा। हाँ जी, ये मियोसिस 1 में स्पेसिफिकली क्या हो रहा होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स आपस में पास आकर पेयर्स बना लेते हैं। अब होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या होता है मैम, होमोलोगस क्रोमोसोम्स वो क्रोमोसोम्स हैं जो साइज में, शेप में सिमिलर हैं, जिनमें क्या प्रेजेंट है, एग्जैक्ट सेम पोजीशंस पे जीन्स प्रेजेंट हैं, जीन में भी सेम है, वो एक ही जीन के अलग अलग एलील्स जिसमें प्रेजेंट हो सकते हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम वही क्रोमोसोम्स है जो हमें एक मदर से एक फादर से मिल रहा होता है। तो ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स आपस में पास आकर पेयरिंग स्टार्ट कर देते हैं, मदर और फादर वाले क्रोमोसोम्स बेसिकली। तो उन्होंने पेयरिंग ऐसे स्टार्ट कर दिया है और वो अरेंज होकर स्टार्ट कर दिए हैं मेटाफेजिक प्लेट पे। वो क्या कैसे दिखेंगे, एज पेयर्स दिखेंगे, अनलाइक माइटोसिस जहां पर सिंगल क्रोमोसोम, एक क्रोमोसोम प्रेजेंट था मेटाफेजिक प्लेट पे, यहाँ पर अब 2 क्रोमोसोम दिखेंगे।
वहीं पे आता है रोल किसका, इस पेयरिंग का, और इसको हम क्या बोलते हैं, इसका खास नाम है बच्चों साइनेप्सिस। तो यहाँ पर साइनेप्सिस बन जाते हैं, जो आपके नीट 2020 में भी आया था। इन पेयर्ड क्रोमोसोम्स को हम क्या बोल रहे हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम्स ऑब्वियसली। और यहाँ पे एक खास स्ट्रक्चर जो कि है साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स भी बन जाता है, जहां पर जो साइनेप्स मतलब ऐसे एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप्ड जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं वो बन जाते हैं, जिसे हम बाइवेलेंट या टेट्राड भी बोल रहे हैं। तो हमने इतना सब कुछ पढ़ा, उसको अगर हम डिस्कस करें, बाइवेलेंट क्यों, क्योंकि दो क्रोमोसोम्स यहाँ पर आकर पेयर बना रहे हैं। टेट्राड क्यों, कि 4 सिस्टर क्रोमेटिड हो गए ना, सिस्टर क्रोमेटिड नंबर 1 2 3 4, तो 4 सिस्टर क्रोमेटिड क्योंकि एक साथ आ गए हैं, इसी वजह से इसे टेट्राड बोल रहे हैं। 2 क्रोमोसोम आ गए हैं, इसलिए इसे बाइवेलेंट स्ट्रक्चर बोल रहे हैं। तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बन जाता है ड्यूरिंग आर स्टेज, कौन सा, जाइगोटीन। तो किस किस चीज को स्टार्स लगा के लिख लेना है बच्चों, हमारा साइनेप्सिस फॉर्मेशन। अब क्वेश्चंस इससे कैसे निकल के आते हैं, क्वेश्चंस ऐसे निकल के आते हैं कि साइनेप्सिस कौन से स्टेज में देखने को मिलता है, किसमें देखने को मिलता है, जाइगोटीन में। बाइवेलेंट कौन से स्टेज में देखने को मिलता है, किसमें देखने को मिलता है, जाइगोटीन। टेट्राड कौन सी स्टेज में देखने को मिलता है, जाइगोटीन। तो ऐसे क्वेश्चंस आपके आराम से बन के आते हैं। तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर्स जाइगोटीन में बन चुके हैं। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेज पे, जो कि हमारा पैकेटन है, जो कि लॉन्गेस्ट फेज होगा। और ये कैसे स्टार्ट करेगा, एक बार अगर साइनेप्स बन गया, दैट इज ये वाला स्ट्रक्चर बन गया, उसके बाद स्टार्ट होगा। और यही वो इंटरेस्टिंग फेज है जो हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस में पढ़ेंगे, जहां पर हमें पता है एज एम्ब्रियो, फीमेल एम्ब्रियो, ओवा का, बहुत सारे ओवा का प्रोडक्शन हो जाता है और वो एक पर्टिकुलर स्टेज पे आकर रुकता है। वो स्टेज यही पैकेटन स्टेज है। तो बहुत सारे क्या होते हैं ऑर्गेनिजम्स में, क्या है, यहाँ पर आकर हमारा जो ओवा है उस साइड से वो रुक जाते हैं। ठीक है, लॉन्गेस्ट फेज है बच्चों ऑब्वियसली। एंड यहाँ पर 4 क्रोमेटिड्स प्रेजेंट हैं। ओके, तो यहाँ पर 4 क्रोमेटिड्स प्रेजेंट हैं और वो डिस्टिंक्ट एंड क्लियरली विजिबल हैं एज टेट्राड्स। तो यहाँ पर वो टेट्राड्स की फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, अब जो पैकेटन है वो कैरेक्टरिस्टिक अपीयरेंस, अगर उसकी बात करें कि क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि कौन सी स्टेज में हमें एग्जैक्टली क्या दिखेंगे, रिकॉम्बिनेंट नोड्यूल्स दिखेंगे। तो हमारे जो रिकॉम्बिनेंट नोड्यूल्स हैं बच्चों, वो है हमारे पैकेटन स्टेज का कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करें कि रिकॉम्बिनेंट नोड्यूल्स हैं क्या, तो जब ये दो हमारे होमोलोगस क्रोमोसोम्स एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगे ताकि क्या हो सके, उनमें रिकॉम्बिनेशन हो सके। अब रिकॉम्बिनेशन क्या है, एक्सचेंज ऑफ अ स्मॉल पार्ट ऑफ क्रोमोसोम। जैसे कि हमने देखा, ये वाला पार्ट इसने इसको दे दिया, ये वाला पार्ट इसका था, इसने इसको दे दिया, ये वाला पार्ट इसका था, इसने इसको दे दिया। और यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि रिकॉम्बिनेशन हो गया है ताकि जीन का क्या बना सके, हम डाइवर्सिटी आ सके, वेराइटी आ सके हमारे जेनेटिक जो क्रोमोसोम्स हैं उसमें, ताकि वेरिएशन आकर एवोल्यूशन वगैरह पॉसिबल हो सके। तो इस पूरे प्रोसेस को हम रिकॉम्बिनेशन बोल रहे हैं बच्चों। तो ये पैकेटन का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या हो गया, ये रिकॉम्बिनेंट नोड्यूल्स बनना। और ये साइट है फॉर क्रॉसिंग ओवर, किसमें, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स में। अगर आपने यहाँ पे ध्यान दिया हो तो जो ब्लू वाले हैं वो आपस में सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, जो रेड वाले हैं वो आपस में सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। तो यहाँ पर जो क्रॉसिंग ओवर हुआ है बच्चों, 2 नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स में हुआ है, दैट इज एक ब्लू और एक रेड जो क्रोमेटिड है उसमें हुआ है। ठीक है, ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स में हो गया। और यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, जैसे कि हमने देखा, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल होने की वजह से क्या हो जाते हैं, वेरिएशंस आ जाते हैं हमारे जेनेटिक्स में। ठीक है, ओके बच्चों, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्सेस दिख रहे हैं और टेट्राड वगैरह दिख रहे हैं, बट ज्यादा क्लियर इस स्ट्रक्चर में है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, अब हम बच्चे आ जाते हैं कि यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर हो गया। हाँ जी, और ये किस वजह से हुआ है बच्चों, ये हो पाया है एक रिकॉम्बिनेज नाम के एंजाइम के द्वारा। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो क्रॉसिंग ओवर है, जो रिकॉम्बिनेशन ऑफ क्रोमोसोम्स है, उसके लिए कौन सा एंजाइम रेस्पॉन्सिबल है, तो वो होगा रिकॉम्बिनेज। तो रिकॉम्बिनेज कहाँ पे प्रेजेंट होता है, वो भरा होता है इन रिकॉम्बिनेंट नोड्यूल्स जिनकी हमने बात करी थी, उन रिकॉम्बिनेंट नोड्यूल्स के अंदर फिल्ड होता है अच्छे से। और ये क्या करा देगा, 2 जेनेटिक मटेरियल, 2 क्रोमोसोम्स का आपस में रिकॉम्बिनेशन।
डिप्लोटेशन। अब कैरेक्टरिस्टिक जो डिप्लोटीन है बच्चों, जो डिप्लोटीन है उसके कैरेक्टरिस्टिक इवेंट्स क्या है कि एक तो यहाँ पर सबसे पहले डिसोल्यूशन हो जाएगा। ओके, डिसोल्यूशन हो जाएगा किसका? साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स का। अब साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स क्या था? जहां पर दो जो हमारे क्रोमोसोम्स हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम्स, जो आपस में ऐसे अटैच होकर आपस में डाइवेलेंट स्ट्रक्चर्स टेट्राड्स बना रहे थे, उसे हम बोल रहे हैं यहाँ पर साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। तो सबसे पहले डिप्लोटीन में साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स का डिसोल्यूशन होगा। उसके बाद बच्चों सिर्फ और सिर्फ वो साइट जहां पर क्रॉसिंग ओवर प्रेजेंट है, जैसे कि दो क्रोमोसोम्स अगर यहाँ पे क्रॉस ओवर प्रेजेंट है तो वो वाला जो अटैचमेंट है वो बचेगा बस, बाकी जो क्रोमोसोम्स है वो अलग अलग हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये हो गए हमारे अलग अलग, बाकी पूरे क्रोमोसोम में बच गया सिर्फ ये पार्ट जो एक्स, जो अगर हम शेप देखने की कोशिश करें कि एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर्स हमें दे रही हैं, तो यहाँ पर हमें एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर्स मिल जाएंगे कुछ खास, जिसे हम क्या बोल रहे हैं बच्चों, यहाँ पे हम उसे बोल रहे हैं चियाज़मेटा। तो चियाज़मेटा या कैज़मेटा, जो भी आप इसे बोलना चाहें, चियाज़मेटास क्या है? कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किस स्टेज के? हमारे डिप्लोटीन स्टेज के। तो डिप्लोटीन वही स्टेज है जहां पर कैज़मेटास पाए जाते हैं। और अगर मैं बता दूं आपको कि जो उस साइड का जो अरेस्ट था वो डिप्लोटीन स्टेज पे होता है, ना कि पिछले वाले स्टेज पे। तो डिप्लोटीन स्टेज पे हमारा उस साइड अरेस्ट भी होता है बहुत सारे वर्टिब्रेट्स के अंदर, इंक्लूडिंग ह्यूमंस। ठीक है, प्रोफेज 1 आप मेजरली पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर डिप्लोटीन की कैरेक्टरिस्टिक इवेंट, कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या आ गया? कैज़मेटा फॉर्मेशन। तो यहाँ पे एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर्स बन गए। अब हम आ जाते हैं डाइकाइनेसिस पे। तो यहाँ पर क्या, कब स्टार्ट होता है डाइकाइनेसिस? जैसे ही खत्म हुआ हमारा कैज़मेटा, कैज़मेटा जैसे ही अलग अलग हुए वैसे ही डाइकाइनेसिस स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर क्रोमोसोम्स फुल्ली कंडेंस होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो क्रोमोसोम जो लूज प्रेजेंट थे क्रोमेटिन में, वो वापस से आकर एकदम सॉलिड स्ट्रक्चर दैट इज क्रोमोसोम्स बनाना शुरू कर देंगे। और जो मियोटिक स्पिंडल है बच्चों, वो असेंबली हो जाएगा स्टार्ट उसका। मतलब मियोटिक स्पिंडल मतलब हमारे जो सेंट्रोसोम्स हैं उससे जो स्पिंडल फाइबर्स निकल रहे हैं वो यहाँ पर अरेंज होना स्टार्ट हो जाएंगे, और क्रोमोसोम्स है वो हमारे कंडेंस होकर शेप एंड स्ट्रक्चर लेना शुरू कर देंगे डाइकाइनेसिस में। और जो डाइकाइनेसिस है बच्चों, वहां पर न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी गायब होना शुरू हो जाएगा। तो काफी सारे फीचर्स जो प्रोफेज के हमारे माइटोसिस में हमने देखे थे वो भी यहाँ पर है, बट काफी कुछ अलग भी था, दैट इज रिकॉम्बिनेशन। इसी वजह से हम बात करते हैं कि अगर माइटोसिस की प्रोजेनी बात करें तो वो एग्जैक्ट सेम होती है इन टर्म्स ऑफ जेनेटिक मटेरियल, बट जो मियोसिस की प्रोजेनी होती है, मियोसिस की टोटल सेल्स होंगी, वहां पर जेनेटिक डाइवर्सिटी आती है जो हमें एवोल्यूशन करवाएगी इन फ्यूचर। तो यहाँ पर जेनेटिक जो वेरिएशंस हैं वो आ जाती हैं, स्पेशली किस वजह से पॉसिबल है? रिकॉम्बिनेशन की वजह से पॉसिबल है, जो हमने स्पेसिफिकली प्रोफेज 1 में देखा बच्चों। तो यहाँ पर हमारा डाइकाइनेसिस फ्री हो गया। और अब आ जाते हैं हम मेटाफेज 1 पे। तो अब मेटाफेज 1 भी थोड़ा सा अलग है माइटोसिस वाले से। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मेटाफेजिक प्लेट पे इंस्टेड ऑफ 1 क्रोमोसोम पेयर क्रोमोसोम्स लगेंगे। कौन से पेयर? होमोलोगस क्रोमोसोम्स के पेयर, जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। तो यहाँ पर बाइवेलेंट क्रोमोसोम्स अलाइन हो जाएंगे ऑन द इक्वेटोरियल प्लेट। तो यहाँ पर हमने देखा पेयर्स आकर लग रहे हैं, ना कि सिंगल सिंगल क्रोमोसोम, और यही पेयर्स ही सेपरेट होंगे इंस्टेड ऑफ क्रोमेटिड्स का सेपरेशन। इसी वजह से अगर हम स्टार्ट हुए हैं 22 क्रोमोसोम से, तो बाद में उस सेल में रह जाएंगे सिर्फ और सिर्फ कितने? 11। तो एक डॉटर में 11 चले गए, एक डॉटर में 11 चले गए। इसी वजह से हम इसे रिडक्शनल डिवीजन बोल रहे हैं। तो यहाँ पर डिफरेंस आ गया, होमोलोगस क्रोमोसोम्स का सेपरेशन हो गया। माइक्रोट्यूब्यूल्स दोनों अलग अलग पोल्स से आए, जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं सेंट्रोसोम्स पोल्स पे चले गए, वहां से माइक्रोट्यूब्यूल्स आए, वो अटैच हुए काइनेटोकोर्स पे वापस से होमोलोगस क्रोमोसोम्स के, और उसने सेपरेट कर दिया होमोलोगस पेयर्स को अलग अलग। तो यहाँ पर एक क्रोमोसोम एक क्रोमोसोम एक क्रोमोसोम, क्रोमोसोम्स अलग हो गए हैं, अनलाइक माइटोसिस जिसमें क्रोमेटिड अलग हुए थे। तो ये हो गया हमारा एनाफेज 1 खत्म। तो यहाँ पे होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हो गए, सिस्टर क्रोमेटिड अभी भी साथ है। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों हमारा सम अप हो गया एनाफेज। अब हम आ जाते हैं टीलोफेज पे। टीलोफेज में क्या होता है? सेपरेशन ऑफ सेल्स दैट इज साइटोकाइनेसिस भी स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर रीअपीयरेंस हो जाएगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस आ गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस आ जाता है यहाँ पर। उसके अलावा न्यूक्लियस भी वापस से आ जाता है। और जो इंटरकाइनेसिस स्टेज है, अब
यहाँ पे कंफ्यूजन इंटरफेज एंड इंटरकाइनेसिस में बहुत ज्यादा आसानी से आ सकता है आपको। अब यहाँ पे अगर हम डिस्कस करें बच्चों, जो इंटरकाइनेसिस है वहां पर सेपरेशन हो रहा, वहां पर जो हमारा डीएनए रेप्लिकेशन है वो नहीं हो रहा होता है। यहाँ पे कोई भी डीएनए रेप्लिकेशन नहीं हो रहा होता है। तो अगर हम 4C से स्टार्ट हुए हैं तो 2C में हम यहाँ पर डिवाइड हो चुके होते हैं, तो यहाँ पर कोई भी एक और डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होगा। तो यहाँ पर बच्चे क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस रीअपियर हो गया, 2 हैप्लॉइड सेल्स हमें वापस से मिल गई। तो यहाँ पर 2 हैप्लॉइड सेल्स आ जाएगी, दैट इज रिडक्शनल डिवीजन हो गया। अब हम आ जाते हैं मियोसिस पे। तो यहाँ पर मियोसिस की अगर हम बात करें तो मियोसिस 2 स्टार्ट हो गया है, दैट इज विदाउट एनी इंटरफेस स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ पर क्या होगा, इक्वेशनल डिवीजन होगा, जैसे कि हमने माइटोसिस में देखा था। यहाँ पे इक्वेशनल डिवीजन होगा। तो अगर हम स्टार्ट हो रहे हैं हैप्लॉइड सेल से तो प्रोजनी भी हैप्लॉइड सेल्स ही रहेगा। तो यहाँ पे सिमिलर होगा माइटोसिस से सारे के सारे इवेंट्स। डिफरेंस अगर हम माइटोसिस एंड मियोसिस 2 के देखें, जो आपको बहुत आसानी से आपके एग्जाम में आ सकते हैं, तो 2 मेजर डिफरेंसेस होंगे। एक तो कोई भी इंटरफेज नहीं आएगा बीच में, जैसे कि माइटोसिस में होता है। उसके अलावा पेरेंटल एंड प्रोजनी यहाँ पर हैप्लॉइड होगी, जो कि मोस्टली हमें माइटोसिस में डिप्लॉइड देखने को मिली थी। अगर हम बात करें प्रोफेज 2 की, जो हमारे मियोसिस 1 में है, सबसे स्टार्टिंग वाला, तो वापस से डिसोल्यूशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट होगा, वापस से स्पिंडल जो हमारा अपैरेटस है उसका फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर वापस से स्पिंडल अपैरेटस एंड कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स हो गया, कॉम्पैक्टेशन ऑफ क्रोमोसोम्स जिसे हम बोल रहे हैं। अब हम आ जाते हैं मेटाफेज 2 पे। मेटाफेज 2 में क्रोमोसोम्स अब अलाइन कर गए हैं सिंगल एट द इक्वेटोरियल प्लेट। तो यहाँ पर एक एक क्रोमोसोम्स ऐसे अलाइन हो गए हैं, अनलाइक द प्रीवियस वन जहां पर 2 क्रोमोसोम्स अलाइन हुए थे। तो यहाँ पे अब सेपरेशन जब एनाफेज में होगा, जो कि हम आगे देखेंगे, तो माइक्रोट्यूब्यूल्स आकर अटैच हो गए, किससे, वापस से काइनेटोकोर्स से, काइनेटोकोर्स ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड्स इंस्टेड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। तो यहाँ पर है हमारा एनाफेज। तो यहाँ पर थोड़ा सा जो सीक्वेंस है वो बिगड़ा हुआ है, बट जब मैं नोट्स ड्रॉप करूंगी टेलीग्राम में तो वो सही जगह पे ला दिया जाएगा। तो एनाफेज नेक्स्ट स्टेज होती है बच्चों, एनाफेज इज द नेक्स्ट स्टेज। और एनाफेज में क्या हो रहा होता है, एनाफेज में सेपरेशन ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड्स हो जाएगा। तो यहाँ पर सिस्टर क्रोमेटिड्स पुल कर दी जाएंगी एक दूसरे से, ताकि एक न्यूक्लियाई, डॉटर न्यूक्लियाई अलग बनाया जा सके, दूसरा डॉटर न्यूक्लियाई अलग बनाया जा सके और सेपरेशन करा सके हम बाद में। तो यहाँ पे एक सेल में भी वही हो रहा होगा, इक्वेटोरियल प्लेट पे जो हमने लगाए थे लाइन से हमारे क्रोमोसोम्स, उनके सिस्टर क्रोमेटिड्स अलग अलग हो गए, एक तरफ खींच लिया गया, एक तरफ खींच लिया गया, और दूसरा सेम चीज हो रहा है दूसरे सेल में भी। तो ये हो गया हमारा एनाफेज 2। जिसके बाद आता है हमारा टीलोफेज 2। टीलोफेज में 2 में जैसे कि हमने देखा, हर एक सेल के अंदर 2 ग्रुप्स बन रहे हैं। तो हमने देखा 2 सेल्स हमारे पास, हम हर एक जगह 2 सेल्स लेके क्यों चल रहे हैं, क्योंकि 2 सेल्स हम ऑलरेडी बना चुके हैं ड्यूरिंग मियोसिस 1। हम हर चीज 2 सेल्स में देखेंगे। तो यहाँ पर टोटल क्रोमेटिड्स के कितने ग्रुप्स बन गए, 1 2 3 4, तो 4 ग्रुप्स यहाँ पर बन जाएंगे। 2 ग्रुप्स इन ईच सेल, 2 ग्रुप्स ऑफ क्रोमोसोम्स एनक्लोज्ड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा हमारे किसमें, टीलोफेज में। तो यहाँ पर एक ग्रुप आ गया, यहाँ पर एक ग्रुप आ गया जो इस वाले सेल से निकला है, दूसरे ग्रुप्स आ गए यहाँ पर और यहाँ पर जो इस वाले सेल से निकले हैं। आई होप ये चीज आपको अच्छे से क्लियर है कि हमें एट द एंड एक सेल से कितनी मिल गई, 4 सेल्स बन गई। तो यहाँ पर हमें सेल टेट्राड मिल जाएगा और ये 2n से n होगा, दैट इज हैप्लॉइड होगा, 4 हैप्लॉइड सेल्स हमें मिल जाएंगे। तो अगर हम बात करें सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस की कि क्या आखिर इसमें अलग है और क्यों हमें इसकी रिक्वायरमेंट होती है, तो मियोसिस बच्चों कंजर्वेशन ऑफ क्रोमोसोम नंबर करवाता है, जैसे कि हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था कि डिप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स में एक सेट इंस्टेड ऑफ बोथ द सेट, एक सेट मदर से आएगा, एक सेट फादर से आएगा, और वापस से जो प्रोजनी है, जो डॉटर है या फिर सन है, उसके अंदर क्या हो जाएगा, वापस से एक सेट बन जाएगा पूरा का पूरा। तो अगर हम बात करें किसी भी ऑर्गेनिज्म में 22 क्रोमोसोम है, तो 11 मदर से आए, 11 फादर से आए, वापस से यहाँ पर 22 बन गए। ठीक है, आई होप ये वाला पार्ट आपको क्लियर है। फॉर्मेशन ऑफ गमीट्स में ये मोस्टली यूज होगा। तो जितने भी हमारे गोनेडल सेल्स में जहां पर गमीट फॉर्मेशन हो रहा होगा, वहां पर मियोसिस जो रिडक्शनल डिवीजन है उसका यूटिलाइजेशन होगा।
उसके अलावा ये जेनेटिक वेरिएबिलिटी बढ़ा देता है। क्यों? क्योंकि रिकॉम्बिनेशन में हमने देखा था एक्सचेंज ऑफ जो क्रोमोसोम का छोटा छोटा पार्ट्स हो रहा था, उस वजह से जो जीन है उसमें रिकॉम्बिनेशन होंगे ताकि वेरिएशंस आ सकें जेनेटिक जो हमारा मटेरियल है उसमें। जैसे कि हम देखते हैं कि अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा हो जहां पर कोई भी मियोसिस इन्वॉल्व नहीं होता है, तो वहां पर जो प्रोजेनी है वो एग्जैक्ट सिमिलर होती है, नॉट सिमिलर, एग्जैक्ट सेम टू सेम होती है इंस्टेड टू द पेरेंट। वेयर एज अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो पेरेंट एंड प्रोजेनी में बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं। हम कभी भी एग्जैक्टली हमारे मदर या फादर जैसे नहीं देखेंगे, बहुत सारी वेरिएशंस आ जाती हैं क्योंकि ड्यूरिंग द मीट फॉर्मेशन, ड्यूरिंग मियोसिस, ताकि जो जेनेटिक क्रोमोसोम्स वगैरह हैं वो अलग हो सके, जेनेटिक मटेरियल अलग हो सके, जेनेटिक जो कोड्स हैं वो अलग हो सके इन द प्रोजेनी, ताकि एवोल्यूशन हो सके, जो अच्छे फीचर्स हैं वो लाए जा सके टाइम टू टाइम। यही फायदा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। तो ये इसी वजह से जो जेनेटिक वेरिएशंस हैं बच्चों वो किस में मदद करेंगी? वो एवोल्यूशन में मदद करेंगी। ठीक है, तो इसी के साथ हमने जो आज का हमारा सेशन था अबाउट सेल साइकिल एंड डिवीजन उसको सम अप कर लिया है। हमने पूरा सेल डिवीजन देख लिया है। उसके अलावा अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट चीजों की बात करें बच्चों, तो ऑब्वियसली जो अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन है, प्लेटफॉर्म सब्सक्रिप्शन, उस पर काफी अच्छा ऑफर चल रहा है एंड सून हमें प्राइस हाइक भी देखने को मिलेगा। तो अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको अनअकैडमी के साथ जुड़ना है फॉर योर नीट प्रिपरेशन, तो ये राइट टाइम है टू गेट योर सब्सक्रिप्शन। तो आप सब्सक्रिप्शन अभी ले सकते हैं एट अ 50% ऑफ, जो मिलेगा आपको 4999 से स्टार्ट हो जाएगा। उसके लिए आप कोड यूज कर सकते हैं जो कि है अनलॉक, या फिर आप मेरा कोड भी यूज कर सकते हैं जो कि है tan18। अगर हम उसके अलावा डिस्कस करें बच्चों बैचेस के बारे में, तो हमें पता है फास्ट ट्रैक ऑल स्टार बैच तो है ही हमारे सारे फेवरेट एजुकेटर्स के साथ। उसके अलावा हमारे पास है निम्बस अर्ली अचीवर्स बैच, जिसमें आप काफी अर्ली एज से कॉम्पिटिशन प्रिपेयर कर सकते हैं। और टीम टाइटन्स तो है ही, काफी नॉमिनल प्राइसेस, जैसे कि टीम टाइटन्स है 4999 पे, तो आप ये बैचेस भी ज्वाइन कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, उसके अलावा अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन तो है ही। इसी के साथ हमने आज का सेशन जो है वो खत्म कर लिया है एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। उसके लिए आपको क्या करना होगा? उसके लिए आपको इस वाले सेशन को लाइक एंड शेयर करना होगा। मेक श्योर आप नीट मार्वल्स को सब्सक्राइब कर लें। उसके अलावा जो लिंक पड़ा है डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का, उसको ज्वाइन कर लेना, क्योंकि जो नोट्स हैं वो वहां पे ड्रॉप कर दिए जाएंगे। तो डेफिनेटली टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लेना। जो पिछला चैप्टर हमने किया था सेल फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, उसके नोट्स भी मैं डाल चुकी हूँ ऑलरेडी। ये भी मैं आज के सेशन को खत्म करने के बाद डाल दूंगी, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ इस नोट्स का, इन माइंड मैप्स का। टेलीग्राम चैनल पक्का से ज्वाइन कर लेना। एंड यस, आई विल डेफिनेटली सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन, बाय बाय।